अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी लास्ट क्लास है वैसे इस क्रैश कोर्स की, इसमें हमने आज दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ जो थी, जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था अपने पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हमारे रहते थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। एंड उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का है, उसके थ्योरी भी डिस्कस करते हैं और उसके टॉपिकल क्वेश्चन भी हैं मेरे पास। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, वो ये कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की वैसे प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दो से तीन दफा इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैंने अपने पास लिख के रखे हुए हैं एस्ट्रो डेटा टाइप में से, जो कि उसने उसकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड दे दिए हुए, जो कि ऑफ कोर्स सिर्फ कंपोजिट के स्टूडेंट्स जानते हैं, जो ए स्टूडेंट होता है वो नहीं समझता। इसलिए वो चीज क्वेश्चन जो है मैं आपको एड्रेस करके दिखा दूंगा, ऑल्दो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड ना, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स उस केस में फिर रखेंगे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक सॉर्ट ऑफ एक सेमी आउट ऑफ सिलेबस चीज है, क्योंकि सिर्फ कंपोजिट का स्टूडेंट समझ सकता है उसे। लेकिन यू नेवर नो क्या हो, तो इसलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये नोट्स मौजूद हैं इसके, यहाँ पर। अच्छा हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बेसिकली आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स आर सीक्वेंस जिसके अंदर के हमारे वो पांच स्टेजेस चल रही होती हैं, यानी कि एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट एंड मेंटेन। ये पांच स्टेजेस होती हैं आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। कह रहे हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, जब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इनको डिटेल में, तो इनको एक सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में लेके चलना है, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं। अ, सबसे पहला प्रोसेस मॉडल जो है आपके पास अच्छा याद है कि पेपर में इसके बारे में क्या आपको पूछा जाएगा? पेपर में आपको दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो ये आपको ये ड्रॉ करने को आएगा, ये जो तीन डायग्राम्स हैं इसके अंदर, ये आपको ड्रॉ करने को आ सकते हैं। वेरी सिंपल, पेपर में दो ही दफा आ चुके हैं ये ड्रॉ करना। ये इनके थ्योरेटिकल प्लस माइनस पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो आप याद कर लें एंड वही आपको आएगा। सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं वाटरफॉल मेथड को। वाटरफॉल मेथड में बेसिकली इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पांच आपके स्टेप्स जो हैं, ब्लॉक्स हैं, और ईच स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप के साथ एरो से जुड़ा हुआ है। इन द सेम वे आप देख सकते हैं कि ये ईच स्टेप वापस एरो के साथ एक स्टेप ऊपर भी जा रहा है, यानी कि एनालिसिस से डिजाइन, एनालिसिस से कोड, कोड से टेस्ट, टेस्ट से मेंटेन, मेंटेन से वापस टेस्ट पे, टेस्ट से वापस कोड पे, कोड से वापस डिजाइन पे, और डिजाइन से वापस एनालिसिस पे। इसका मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं, एट द सेम टाइम किसी भी स्टेप के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर एक स्टेज पीछे भी जा सकते हैं। अब इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, आपको इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको यहाँ पर ये हो रहा होता है कि इट सपोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स एक मैनेजेबल तरीके से प्रोग्राम को चलाना, प्रोग्राम की डेवलपमेंट बनाना, वो तो पॉसिबल, वो जो है इसको सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि इट प्रिवेंट्स लार्ज चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स, कि क्योंकि आपके स्टेप आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा सकते इसके अंदर, उस वजह से इट प्रिवेंट्स लार्ज चेंजेस फ्रॉम इन रिक्वायरमेंट्स। ये क्यों एक बेनिफिट क्यों है? उसकी वजह ये कि क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो यूजुअली एक कमर्शियल लेवल पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा होता है, तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में हो रहा होता है। एंड सॉफ्टवेयर हाउसेज को ये बात पसंद नहीं होती कि उनके पास कोई अगर प्रोजेक्ट आया है, तो जो कस्टमर है वो उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस करवा रहा हो, वो दे डोंट लाइक दिस। छोटे मोटा चेंज है ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, लेकिन बड़े चेंजेस उनको पसंद नहीं होते। कि फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन जो सर्विस स्टार्ट इस बात से हुई थी कि वो विंडोज 8 एंड अबव के लिए होगी, एंड वो जब वो आपके कोडिंग स्टेज पूरी कर गया हुआ है, टेस्टिंग के ऊपर पहुंच गया, तब जाके कस्टमर कहे इसको विंडोज 7 के लिए भी बना दें। तो ऐसा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी पसंद करते कि ये चीज की जाए। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? इसके ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो ड्रॉबैक आता है कि यूजर गेट्स टू चेक दी प्रोग्रेस ओनली एट दी एंड, कि जो तैयार शुदा सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ आपको आखिर में ही मिलेगा जब टेस्टिंग स्टेज पूरी हो चुकी होगी, मेंटेनेंस पे आया हुआ होगा वो। उससे पहले पहले आप जो हो एक अ, उससे पहले पहले जो है कि कहते हैं, जो आपका काम था वो आप नहीं देख सकते हो कि वो किधर तक पहुंचा हुआ। ऑन द अदर हैंड इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? इसके ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो ड्रॉबैक आपको आता है, वो एक तो ये था। दूसरा ड्रॉबैक जो आपको आ रहा है कि इट इनफ्लेक्सिबल फॉर चेंजेस। अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस भी करने हैं, फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग स्टेज पे एंड देन यू जस्ट आइडेंटिफाई कि कोई डिजाइन स्टेज में कोई जरूरत थी, तो वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। अब जो बन गया है, आपको उसके बैकवर्ड जाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेज की आगे या पीछे मूव करने की आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी। वाटरफॉल मेथड के बाद आपके पास दूसरा मेथड जो आता है वो है आपके पास आइटरेटिव मेथड, जिसे स्क्रम मेथड भी कहा जाता है।
ये आइटरेटिव मेथड जो है आपकी माइक्रो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोग्रामिंग बेसिकली किसे कहा जाता है, जैसे छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गई आपके, असिस्टेड सॉफ्टवेयर हो गए, उस तरह की चीजें, लाइक पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरह की चीजें बनाने में आइटरेटिव मेथड को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें एक बैकलॉग डॉक्यूमेंट बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है। हर स्टेज जब आपकी गुजरती है, जब आपकी एनालिसिस हुआ था, उसको एक बैकलॉग डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। उसके बाद जब वो डिजाइन स्टेज पे जाता है, डिजाइन स्टेज पूरी होगी तो फिर एक बैकलॉग डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। कोड की स्टेज के लिए जो हो गया फिर उसको बैकलॉग डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया, और टेस्टिंग में भी सेम केस किया जाता है। अब इसके अंदर जो फायदा ये हो रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है इस मामले में, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज पे इनिशिएट कर सकते हो, और इसका प्रोग्रेस बड़े इजीली इन द फॉर्म ऑफ द बैकलॉग डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है, कि क्योंकि वो बैकलॉग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका जो प्रोग्रेस है वो साथ साथ व्यू किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक ये होता है आपको कि इसके अंदर जो लार्ज चेंजेस प्रिवेंट करने थे वो आप नहीं प्रिवेंट कर सकते हो। वो लार्ज चेंजेस अगर वो डिमांड करेगा तो ऑफकोर्स स्टेज पे जाना कोई मुश्किल नहीं है, जिस वजह से वो लार्ज चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपके पास आता है थर्ड मेथड, दैट इज द रैपिड एक्शन डेवलपमेंट, जिसे आरएडी पेपर में रेफर किया गया होगा। आरएडी में बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये इस्तेमाल किया जाता है जब प्रोजेक्ट बहुत लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे बहुत बड़े हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या बहुत बड़ी गेम्स होती हैं, जब उनको डेवलप किया जाता है तो उनको रैपिड एक्शन डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप किया जा रहा होता है। सबसे पहले तो जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या बनाना क्या है, उसको किस किस तरह से एडजस्ट करना है, कौन सी डिवाइसेस पे चलेगा, वो सब कुछ। उसके बाद प्रोग्राम को मॉड्यूलाइज किया जाता है। मॉड्यूलाइज करने का मतलब ये है कि उसको ईजियर प्रोग्राम में या हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, कि ताकि उसको किसी थीम के ऊपर डिवाइड किया जा सके। उसके बाद ईच मॉड्यूल इज डेवलप्ड यूजिंग एक स्ट्रेट पैटर्न के अंदर, जिसके अंदर ये ADCTM आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट और मेंटेन के लिए मैंने लिखा हुआ है। uh, ये सारी स्टेजेस गुजरती हैं फॉर एवरी मॉड्यूल। जब वो सारे मॉड्यूल्स बन जाते हैं और वो सारे सेपरेटली टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनको इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट मॉड्यूल करने का मतलब ये कि उनको एक कंबाइंड एक सिंगल सॉफ्टवेयर की सूरत में बनाकर आपको वो सॉफ्टवेयर प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब इसका जो बेनिफिट है वो ये होती है कि ये सबसे फास्टेस्ट मॉडल है। सबसे पहली बात, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बड़ा डेवलप करना होगा, उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आरडीडी की सूरत में उसे डेवलप करें। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो दूसरा इसका बेनिफिट है कि ये आपको टीम वर्क अलाउ कर रहा होता है, कि आप इसको क्योंकि मॉड्यूल्स में डिवाइड करके टीम को दे सकते हैं, अपनी टीम में डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट काम कर सकते हैं। तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो ये होती है कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जब आपकी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की बारी आती है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। कि जब उसको इंटीग्रेट किया और मॉड्यूल नहीं चल रहा तो आपको पता है कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स तो सारे ठीक थे, इसका मतलब ये कि इंटीग्रेशन के टाइम पे ही कोई एरर हुई थी। एंड एरर आइडेंटिफाई करना भी इजी होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑटोमेटिकली कौन से मॉड्यूल में किधर एरर मौजूद थी। और उसके ड्रॉबैक्स आपको ये है कि सॉफ्टवेयर ऑफ द प्रोग्रेस कैन नॉट बी सीन, क्योंकि हर टीम मेंबर के अपने पास वो काम हो रहा है, जो कि वो प्रोग्रेस आप तब तक नहीं चेक कर सकते जब तक कि वो एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आपका बनाया ना जाए उसके लिए। दूसरी बात ये है कि ये आपको रिक्वायर करता है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम। हमने जो पेपर 1 में एथिक्स एंड ओनरशिप का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर कंप्यूटर एथिक्स में बात थी कि टीम वर्क के एथिक्स क्या होते हैं। तो अगर कोई एक टीम मेंबर या वो पूरी टीम टीम वर्क के एथिक्स को फॉलो नहीं करती तो ऑफ कोर्स उनके दरमियान में अच्छा टीम वर्क नहीं पॉसिबल। और एट द एंड जब वो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये तमाम मॉड्यूल्स साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इनिशियली कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं थी आपस में, एंड उसमें इश्यूज आ सकते हैं। ऑल्दो लेकिन इसका जो टॉप एंड पे बेनिफिट आपको ये होता है कि ये इज द फास्टेस्ट मॉड्यूल अगर एक बहुत बड़े लार्ज स्केल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा हो। इसमें से किसी का कोई सवाल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से, सॉरी मॉड्यूल से? अच्छा। क्लियर है सर। ये अच्छा, ये खैर एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो सिंपल चीज थी, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो ना कोई रॉकेट साइंस है। ये सवाल इनके बारे में ज्यादा आपको थ्योरेटिकल सवाल ही आते हैं, तो इसमें नई चीज तो इसमें है नहीं। इसके बाद चलते हैं जो एक्चुअल इसकी क्वेश्चंस भी अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो वो क्वेश्चंस भी अगेन यही चीजें होंगी जो मैं दोबारा वहाँ पे पढ़ के लिख रहा हूँ। तो इसलिए इनको डायरेक्टली नोट से याद कर लो, इनके टॉपिकल सेपरेटली। ये वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का चैप्टर 7 है, जिसके अंदर ये टॉपिक मौजूद है। आप चाहो तो कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ इनको भी याद करके चलो जाओ तो यू आर गुड टू गो, उसमें कुछ नई चीज नहीं निकलेगी।
अब इसके बाद चलते हैं कि कहते हैं जो टॉपिक हमारा आज का था मेन, विच इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। यप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के लिए ये जो चीज मैंने सामने आपके लिख के रखी हुई है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पहले होती क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एरेज आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर्स थी। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बेसिकली डिस्कस कर रही होती हैं द वर्किंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, की काम किस तरह से करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज किस तरह से स्टोर की जा रही होती हैं, किस तरह से पॉइंटर्स के थ्रू एडजस्ट किया जा रहा होता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इस तरह से काम करती हैं कि उनके अंदर मौजूद होते हैं पॉइंटर्स, एंड डाटा की सॉर्टिंग हुई होती है, डाटा की सर्चिंग होती है, डाटा के सीक्वेंस डिटरमिन किया जा रहा होता है पैदा पॉइंटर। डाटा अपना सीक्वेंस खुद से एडजस्ट नहीं करता। जिस तरह से हमने एरेज के अंदर देखा था कि हम बबल सॉर्ट लगाते थे उस एरे को सॉर्ट करने के लिए, इन एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डाटा अनसॉर्टेड फॉर्म में ही नजर आएगा आपको। उसके साथ एसोसिएटेड पॉइंटर होता है जो कि उसका डाटा के सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बनाए कैसे जाते हैं? सबसे पहले आपके पास जो पहला एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो है स्टैक्स। अगर आपको इसके बारे में वैसे स्टडी करना हो तो आप अगर इंटरनेट पर सर्च करो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी में कोर्स भी होता है आपका, वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिस्कस कर रहा होता है। उसके अंदर और भी होती हैं, डिक्शनरीज भी होती हैं और फिर ट्रीज भी होते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पेपर में सिर्फ तीन है, पेपर टू में स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट। सबसे पहले स्टैक को डिस्कस करते हैं कि स्टैक क्या होती है। एक मिनट बोल के देना मुझे। अ, हाँ, तो सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं अपनी स्टैक डेटा टाइप को, कि स्टैक्स क्या होते हैं। स्टैक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का होता है। इसको आप इसी तरह से भी समझ सकते हैं जिस तरह से आपके पास नॉर्मल स्टैक ऑफ बॉक्सेस होता है। अगर मैं यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर सकूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 रखता हूँ, उसके ऊपर बॉक्स नंबर 2 रख देता हूँ, और उसके बाद मैं बॉक्स नंबर 3 रख देता हूँ, सबसे आखिर में कौन सा बॉक्स रखा गया था? ऑफ कोर्स बॉक्स नंबर 3 रखा गया था। जब ये स्टैक उठाया जाएगा तो सबसे पहले कौन सा बॉक्स उठाया जाएगा? बॉक्स नंबर 3। तो इससे ये बात निकलती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं लीफो। ये लीफो टर्म आप पेपर में लिख सकते हो, लेकिन साथ ऑफ कोर्स आपको बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर होता है ऑफ स्टैक के, जिसके अंदर के जो डाटा आइटम सबसे आखिर में अंदर आता है सबसे पहले बाहर वो निकलता है। यानी कि द लास्ट वैल्यू टू बी इनपुट इज द फर्स्ट वैल्यू टू बी गिवन एज द आउटपुट। अब ये काम किस तरह से कर रहे होते हैं, इसकी वर्किंग यहाँ पर देख लेते हैं। वर्किंग में हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आपका टीएसपी एक मौजूद होगा। ये सॉर्ट ऑफ उसी तरह होती है जैसे एरेज होती है, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी इनके थ्रू एरेज होती है। आप यहाँ पे देख लें कि फॉर एग्जाम्पल ये एक एरे है, एंड ये उसकी 5 इंडेक्सेस मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, ये इसकी इंडेक्स वैल्यूज है, और ये आपकी एरे है जिसका नाम है स्टैक। इसके ऊपर एक पॉइंटर वेरिएबल मौजूद है विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्टैक, इसकी करंट वैल्यू है 1। अब ये क्या करता है कि ये एक एरे इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा होता है बेसिकली, क्योंकि ये भी आप देख सकते हो कि एरे इंडेक्स 1 है और ये उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर आपको ये 5 कमांड्स लिखी नजर आ रही हैं। इन 5 कमांड्स का मतलब ये होता है कि जब आप पुश करते हैं तो आपका जो टीएसपी है, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, ये इंक्रीमेंट होता है, एंड जब आप पॉप कमांड रन करते हैं तो आपका टीएसपी डिक्रीमेंट होता है बाय 1। अब जब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पुश पुश 60, तो यहाँ पर 60 इन दी फर्स्ट इंडेक्स लोड हो जाएगा और आपका टीएसपी इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। ये ताथिक क्यों देख रहा है? एक सेकेंड। अच्छा, तो स्टैक्स की हम बात कर रहे थे कि जब आपने इसमें वैल्यू डालनी है, सबसे पहले आपको नजर आ रही है कमांड पुश 60 की, तो इसमें आप 60 डालोगे। 60 डालने के बाद इधर आपको नजर आ रहा है कि पुश का मतलब है कि ये बातें बाय द वे खुद लिखी हुई है, आपको पेपर में सिर्फ ये ब्लू वाला ये सा नजर आएगा इतना सा, ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये कमांड मौजूद होंगी और इसका स्टैक चार्ट ड्रॉ करके दिया गया होगा आपको। पुश 60 में हमने 60 उस पर डाला, और उसके बाद आपका जो है कि कहते हैं टीएसपी है वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1, यानी कि अब टीएसपी इधर पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंडेक्स।
उसके बाद टीएसपी में आपको नजर आ रहा है पुश 70, तो 70 आपने यहाँ पे डाला और फिर टीएसपी आपको इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, फिर टीएसपी इधर पॉइंट करेगा। फिर आपको नजर आ रहा है 80, तो आप इधर 80 डालेंगे और इसी तरह से ये इंक्रीमेंट कर जाएगा बाय 1। फिर उसके बाद कमांड नजर आ रही है आपको पॉप की। पॉप क्या कर रहा है, टीएसपी -1 कर रहा है। तो ये टीएसपी 1 डिक्रीमेंट करेगा इस तरह से, और अब ये 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कहते हैं पुश 90, तो ये अब 80 की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ से डाटा आपका रिमूव होकर 90 आ जाएगा एंड द टीएसपी वुड इंक्रीमेंट बैक टू फोर्थ पोजीशन। जिसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर हमें नजर आ रहा है कि टीएसपी पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द स्टैक। ये नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस जो आपके स्टैक के अंदर है कि नेक्स्ट कौन सी अवेलेबल जगह है वहां पे पॉइंट करता है। अब इसके अंदर डाटा रीड कैसे किया जाता है इस जी। सर जी, हम पॉप में ये इंडेक्स को हटाते नहीं है, माइनस नहीं करते हैं? किया है ना नहीं, लाइक पॉप फुल, लाइक फुल। नहीं नहीं पूरा नीचे नहीं आ जाते आप, -1 सिर्फ होती है। अच्छा, ठीक। अच्छा, क्या बात, हाँ। तो हमें यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि इस केस में द टीएसपी पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द स्टैक। ये दो तरह से आपको नजर आ सकते हैं, या तो वो स्टैक की नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, या ये पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट लास्ट डाटा आइटम एडेड। दोनों में से किसी एक तरफ होता है। उसके अंदर फिर केस क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट होता है फिर डाटा ऐड होता है। मैंने क्या किया कि पहले डाटा ऐड किया फिर इंक्रीमेंट किया। ये सिचुएशन जो होती है पेपर में एक्सप्लेन की हुई होती है आपको कि आपने किस तरह से पहले इंक्रीमेंट करना है या पहले डाटा ऐड करना है, ये आपको सवाल में गिवन होगा जब हम सवाल करेंगे। आप उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, इसको जो रीड करने का तरीका ये होता है ना कि जब आपका डाटा रीड किया जा रहा होता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एरे इंडेक्स अंटिल द टीएसपी। तो यानी कि आपके पास जब डाटा रीड किया जाएगा तो क्या होगा, 60, 70, 90 ये आपको आउटपुट कर दिया जाएगा। पॉप कमांड से वो डाटा रिमूव हो जाता है, पुश कमांड से वो डाटा स्टैक में आ जाता है। यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं किसी का भी सवाल नहीं? अच्छा, इसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपनी डाटा टाइप की तरफ चलते हैं, ऐसे डाटा टाइप विच इज क्यूज। क्यूज की दो किस्में आपको नजर आएंगी। क्यूज में एक आपके पास लिनियर क्यू होती है और एक आपके पास होती है सर्कुलर क्यू। पहले लिनियर क्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि लिनियर क्यू क्या होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फीफो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल आप और आपके दोस्त मैकडोनल्ड्स में गए और वहाँ पे क्यू में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। आप सबसे पहले जो है कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो है कहते हैं बुखारी साहब खड़े हुए हैं और उसके पीछे जो है कहते हैं अहमद खड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे। अब क्या होगा कि क्योंकि सबसे पहले मैं गया था खाना ऑर्डर करने, तो सबसे पहले उस क्यू में से निकलूंगा भी मैं। फिर बुखारी साहब आए थे तो बुखारी साहब खाना लेके निकलेंगे, फिर उसके पीछे अहमद था तो फिर अहमद आके खाना लेकर आएगा और वापस निकलेगा। तो द फर्स्ट वन टू गो इन इज द फर्स्ट वन टू कम आउट। ये आपका क्यू का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पॉइंटर्स दो होते हैं आपके पास, the front of queue pointer and the end of queue pointer. Front of queue pointer points towards the front of the queue, और end of queue pointer basically end of the queue की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कि क्यू कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर जाकर खत्म हो रही है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। अब ये ऑपरेट कैसे की जाती है, इसका ऑपरेशन अगर हम देख लें तो ये कमांड्स आपको इस तरह से लिखी हुई नजर आएंगी, सिर्फ एन क्यू और डी क्यू वाली कमांड्स। इसके अंदर वो पुश पॉप नहीं होता है, एन क्यू डी क्यू होता है। अब ये काम किस तरह से होगा, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है NQ20, तो हमने यहाँ पर किया NQ20। अब क्या होगा कि जब आपने NQ करना है तो आपका EQP+1 होगा। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट करेगा 2 की तरफ, फिर इसमें NQ हो जाएगा 30, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंडेक्स। फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि NQ40 लिखा हुआ, तो ये 40 यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 50 है तो 50 यहाँ पर NQ हो जाएगा और ये इंक्रीमेंट करेगा EQP इस तरफ। अब EQP आपका इधर बैठा हुआ है। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें कमांड लिखी हुई है उसके बाद डी क्यू की। डी क्यू की कमांड जो है बेसिकली क्या कर रही होती है यहाँ पर कि
वो डाटा रिमूव करेगी। लेकिन डाटा कहाँ से रिमूव करेगी? ये लास्ट आइटम एडेड नहीं। ये आपको नजर आ रहा है इसमें कि ये एफक्यूपी को इंक्रीमेंट करती है बाय वन। द फर्स्ट डाटा आइटम दैट वाज एडेड वो रिमूव होता है। तो एफक्यूपी इधर इंक्रीमेंट करेगा एंड ये डाटा रिमूव हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने इसको अरेज नहीं किया हुआ। इसकी मैं वजह बता देता हूँ अभी। इसकी वजह ये कि बिकॉज जब आपके ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स काम करती है ना, तो दे डोंट एक्चुअली रिमूव डाटा। कोई डाटा डिलीट नहीं किया जाता। ऑल्दो अगर आप पेपर 4 में जाकर देखोगे तो कुछ कोड्स में आपको नजर आएगा कि वो डाटा से डिलीट करवा रहे हैं, वो गलत है। आपके इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जब आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डाटा को कभी डिलीट नहीं किया जाता, सिर्फ ओवरराइट होता है। क्योंकि खेल पॉइंटर्स का सारा, अभी मैं दिखाता हूँ खेल पॉइंटर्स का कैसे है कि आपके यहाँ पर एफ क्यू पी इंक्रीमेंट हो गया बाय वन और वो डाटा डी क्यू हो गया है। वो डिलीट नहीं किया मैंने, लेकिन दिस इज नाउ डी क्यू। उसके बाद आपको नजर आ रहा है एनक्यू 70 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 70 एनक्यू करने के बाद इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ बाय वन और यहाँ पर आपका ऑपरेशन खत्म हो गया। अब डाटा किस तरह से रीड किया जाता है कि ये एफ क्यू पी की बाद वाली इंडेक्स से लेकर ई क्यू पी तक डाटा रीड करता है। तो डाटा ऑटोमेटिकली 30 40 50 70, 30 40 50 एंड 70 डाटा रीड होगा। 20 इग्नोर कर दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसी तरफ एफ क्यू पी पॉइंट कर रहा था। इसी तरह से अगर डी क्यू ऑपरेशन एक और होता और 30 भी डी क्यू हो जाता, अगर मैं यहाँ पर एक और डी क्यू ऑपरेशन लिख देता हूँ, डी क्यू इस तरह से, तो अब क्या होगा कि ये एक और दफा इंक्रीमेंट करेगा एफ क्यू पी बाय वन और डाटा अब आपका सिर्फ 40 50 70 रीड किया जाएगा। एफ क्यू पी से नीचे वाला डाटा रिमूव हो जाएगा। सिर्फ डाटा इज रेड फ्रॉम द एफ क्यू पी अंटिल ई क्यू पी। उनके दरमियान का डाटा सिर्फ जो है जो एफ क्यू पी से ऊपर के हैं और ई क्यू पी से नीचे तक के हैं, सिर्फ उस डाटा को रीड किया जाता है, बाकी सारा डाटा आपका इग्नोर कर दिया जाता है। दिस इज हाउ आपकी लिनियर क्यूज काम कर रही होती हैं। ये ऐसे डाटा टाइप्स हैं कि बेसिकली वो अपने पॉइंटर की हद तक डाटा को ले रही होती हैं। इधर भी जो है मैंने चीज आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझाने के लिए बता देता हूँ कि इधर अगर डाटा मौजूद होता ऊपर और यहाँ पे डाटा मौजूद था, यहाँ पे डाटा मौजूद होता, तो डाटा ने सिर्फ टीएसपी तक रीड करना था विच वाज पॉइंटिंग एट 4। तो वो डाटा 60 70 90 ही रीड किया जाता है, बेशक ऊपर डाटा मौजूद भी हो। जहां तक पॉइंटर है सिर्फ वहां तक डाटा रीड किया जाएगा एंड इन क्यू एफ क्यू पी से शुरू होगा, ई क्यू पी पे जाके खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसके दरमियान का डाटा। बाकी कोई भी डाटा होगा तो उसको रीड नहीं किया जाएगा। किसी का कोई सवाल इसके अंदर? अच्छा, गुड, चलो। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके पास द थर्ड डेटा टाइप जो कि बेसिकली क्यूज की मिसाल है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप पहुंचते हो मैक्स इंडेक्स वैल्यू तक, तो आपकी स्टैक और लिनियर क्यू आर कंसिडर्ड फुल। यानी कि जब वो इधर मैक्स इंडेक्स वैल्यू कौन सी 8, जब ई क्यू पी आपका इधर तक पहुंच जाएगा तो आपकी ये क्यू फुल कंसिडर होगी। लेकिन याद है कि हमने ये दो डाटा वैल्यूज तो रिमूव कर दी थी। इन तक कैसे जाया जाए? इन तक जाने के लिए एक डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्यूज की एडवांस फॉर्म है, जिन्हें कहा जाता है सर्कुलर क्यूज। ये सर्कुलर क्यूज घूम सकती हैं। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक्यूपी दोबारा 0 पे, ईक्यूपी दोबारा 1 पे है। और अब मैं इसके अंदर इसका रोटेशनल ऑपरेशन दिखाऊंगा। याद रखिए लीनियर क्यू में ये रोटेशन नहीं होगी। अगर पेपर में लिखा हुआ कि क्यू इज लीनियर तो ये रोटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर वो सर्कुलर क्यू है तो फिर ये रोटेशन आपको करनी पड़ेगी। अब कैसे होगा कि इसके अंदर हम ये डाटा वैल्यूज एनक्यू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं आपके पास डाटा लोड होगा 20। आपका ई क्यू पी चला, मैं एफ क्यू पी ना इस तरह शो करा देता हूँ आपको ताकि थोड़ा क्लियर हो। एफ क्यू पी आपका इधर है, लेट्स जस्ट रिमूव दिस वन आउट। एफ क्यू पी इधर है, ई क्यू पी मैं साइड पे कराऊंगा। अब क्या होगा? जी। सर ये एफ क्यू पी फर्स्ट पे क्यों नहीं है? उसकी और वजह ये है एक क्योंकि जो आपका ये एफ क्यू पी 0 पे इसलिए है और ए क्यू पी 1 पे इसलिए है क्योंकि जो डाटा आपकी क्यू का होता है ना, दैट इज फ्रॉम द एफ क्यू पी अंटिल द ई क्यू पी। ये बात हमने की थी। अभी EQP फर्स्ट पे इसलिए पड़ा हुआ है बिकॉज EQP पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस एंड FQP पॉइंट्स टुवर्ड्स द लास्ट डाटा आइटम डिलीटेड। जो हम काम कर रहे हैं उसके मुताबिक ये बन रहा था। अब क्या है कि क्योंकि अभी कोई डाटा मौजूद ही नहीं है, तो EQP ने पॉइंट करना है नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस की तरफ। तो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस अभी कौन सी होगी? नंबर 1 इंडेक्स।
और एफक्यूपी ने लास्ट डेटा आइटम रिमूव, कोई डेटा आइटम अभी रिमूव तो नहीं किया गया था जिस वजह से वो 0 की तरफ पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जी कुछ हुआ था यहाँ पे, पता नहीं। उसके बाद अब नेक्स्ट डेटा आइटम एनक्यू आपका ये EQP यहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट होगा बाय 1। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डेटा आइटम ऐड होगा 30। 30 ऐड होने के बाद नेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, सॉरी इसके बाद ये दोबारा इंक्रीमेंट होगा, फिर 40 है, 40 आएगा और ये दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद 50 आ गया एंड दिस विल आल्सो इंक्रीमेंट। अब उसके बाद आपको डीक्यू कमांड नजर आ रही है। डीक्यू कमांड में क्या होगा कि ये इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 जो आपका एफक्यूपी था, एंड ये डाटा आइटम डीक्यू हो जाएगा। याद रहे कि इसको रिमूव करना या ना करना, फिलहाल मैं नहीं कर रहा, लेकिन इसको रिमूव करना या ना करना आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट पेपर 2 में नहीं है। इधर आपकी मर्जी पर रेज कर दो या ना करो, अप टू यू। बेहतर ये रेज कर लो, थोड़ा क्लियर नजर आ रहा हो तो क्या काम हुआ हुआ है। लेकिन पेपर 2 में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो दैट इज नॉट हाउ टैक्स जो आपकी सॉरी एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स हैं वो डाटा रिमूव नहीं कर रही होती, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि अभी पेपर 2 में सिर्फ बेसिक्स डिस्कस हो रहे हैं उसके। तो ये वाला डाटा आपका DQ हो गया। उसके बाद आपको नजर आ रहा है NQ70, तो हमने यहाँ पे 70 डाला और ये दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर NQ किया 80 को, ये दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कमांड आपको नजर आ रही होगी 90 100 110 की, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला 90, इंक्रीमेंट हुआ, एंड यहाँ पर अब जब हम 100 डालेंगे तो इंक्रीमेंट होने की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो ये कितना इंक्रीमेंट होगा, ये वापस रोटेट करेगा, ये वापस रोटेट करके टुवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स वापस पॉइंट करना शुरू करेगा, एंड यहां पर आपके पास वैल्यू 110 NQ हो जाएगी। और यहाँ पर वैल्यू आपके पास 110 शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात नजर आ रही होगी कि FQP और EQP इस वक्त सेम पोजीशन पे पड़े हैं। जब आपका FQP या EQP सेम पोजीशन पे है ना इस तरह के डिजाइन के अंदर, तो आपको ये बात नजर आ रही है कि आपकी स्टैक फुल है, सॉरी क्यू जो है आपकी सर्कुलर क्यू थी वो आपकी फुल हो चुकी हुई है। तो आपके FQP और EQP की इक्वल पोजीशन का मतलब दो होते हैं, या तो ये कि आपकी क्यू इज फुल, या दूसरा मतलब ये होता है कि हैज ओनली वन आइटम। जब उसके अंदर एक आइटम मौजूद होता है सिर्फ, तब भी कुछ क्यूज के अंदर आपके पास जो है कहते हैं FQP EQP के इक्वल हो जाता है। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर कि पहले इंक्रीमेंट होना है या पहले डेटा आइटम ऐड होना है। उस हिसाब से ये नेचर वेरी कर सकती है और ये सवालों में हम देखेंगे। लेकिन इस केस के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि जब FQP और EQP सेम पोजीशन पे आ गए हैं तो आपकी क्यू फुल है, इसके अंदर और कोई डेटा ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। यहां तक किसी का कोई सवाल? उसके बाद जो है कहते हैं हमारे पास तीसरी जो डेटा टाइप आ जाती है सॉर्ट ऑफ लाइक फोर्थ कह लो, ये लिंक लिस्ट है। ये लिंक लिस्ट के हिसाब से काम करती है। अच्छा, ये जो लिंक लिस्ट है ना, ये जरा समझनी जरूरी है कि ये काम किस तरह से कर रही है, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत ज्यादा पेन इन द नेक बन जाती है। इसके अंदर नोड एक मौजूद होता है, ये नोड दो हिस्सों का पे बेस्ड होता है। अभी तक हमारे पास जो एक डेटा आइटम था वो एक ही बॉक्स का था। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपके पास डेटा होता है और ये नोड के छोटा वाला ऐसा पॉइंटर होता है आपका। दिस इज द डेटा वैल्यू होल्डर, दिस इज पॉइंटर होल्डर। ये आपको एक नोड होता है। इस नोड की इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है ना 2D एरे, दिस इज योर 2D एरे। इस 2D एरे के अंदर दो चीजें मौजूद है, एक डेटा और एक पॉइंटर। आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी इंडेक्स मौजूद है, ठीक है। ये इसके अंदर डेटा मौजूद है और ये इसके पॉइंटर्स मौजूद है जो कि लेबल्ड नहीं है। अब क्या होता है कि वही बात आती है कि पॉइंटर से मूव करना है और आपका डेटा को सॉर्ट करना है। जो बात मैंने कही थी कि आपकी तमाम की तमाम ऐसे डेटा टाइप पॉइंटर के खेल के ऊपर काम कर रही होती है। अब क्या है कि हमारे पास ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको सॉर्ट करना जरूरी है। आपको नजर आ रहा है कि ये भी एरे इंडेक्स के तौर पर ये सॉर्टेड नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप ये एरेज होती तो बबल सॉर्ट लग जाता,
लेकिन आपने इसके ऊपर लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंट करानी है, तो अब हम इसको पॉइंटर्स के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंटर होता है जिसे स्टार्ट पॉइंटर कहा जाता है, एंड एक पॉइंटर हमारे पास होता है जिसे नल पॉइंटर कहा जाता है। दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिस्ट। स्टार्ट पॉइंटर से शुरू होते हुए आपको नजर आ रहा होगा कि वैसे तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर बी पड़ा हुआ है, लेकिन एबीसी में पहला लेटर बी तो नहीं होता ना। पहला लेटर क्या होता है आपके पास? पहला लेटर होता है आपके पास ए। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम स्टार्ट पॉइंटर से शुरू होंगे एंड अपने इस वायर को, एक सॉरी एरो को इस तरह से रोटेट करते हुए लेकर जाएंगे टूवर्ड्स ए। इसको ए के साथ लगा दिया। उसके बाद इसकी सॉर्टिंग हम देखें कि शुरू कहां से हो रहा है। शुरू हमारा हो रहा है ए से। अब ए का जो पॉइंटर है वो किस तरफ पॉइंट करेगा? ए भी, ये स्टार्ट पॉइंटर हमें नजर आ रहा था कि ए पहली डेटा टाइप है, हमने ए से जाके जोड़ दिया। उसके बाद मुझे बताएं कि ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बी कौन सी एरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 1 पर। तो 6 विल नाउ पॉइंट, यानी कि द डेटा आइटम ऑन द 6 विल नाउ पॉइंट टुवर्ड्स द फर्स्ट एरे इंडेक्स। ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ना, ये इसका पॉइंटर था, ये पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो क्या होगा कि इसके आगे 1 डिनोट हो जाएगा कि इसकी पॉइंटर वैल्यू पॉइंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स। अब बी के बाद क्या आता है? सी। सी किधर पड़ा हुआ है? फोर्थ इंडेक्स के ऊपर। तो ये जब इधर जाकर इसके साथ लगेगा, तो बी का पॉइंटर किस तरफ जा रहा है? बी का पॉइंटर जा रहा है फोर्थ एरे इंडेक्स की तरफ, तो यहां पर आपके पास 4 स्टोर हो जाएगा। अब सी ने किधर पॉइंट करना है? डी की तरफ। सी के बाद क्योंकि डी आता है, तो हम यहाँ पर सी को जोड़ेंगे एंड आपके पास आ जाएगा डी। अब मुझे पता है कि सी आपकी फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एंड डी किधर पड़ा हुआ है? सेकंड पे। तो सी की पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेकंड एरे इंडेक्स, जिधर डी पड़ा हुआ है आपके पास। उसके बाद डी किधर पॉइंट करेगा? ई की तरफ। ई किधर पड़ा हुआ है आपका? फिफ्थ इंडेक्स की तरफ। तो दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स द फिफ्थ इंडेक्स, और इधर एक एरो ड्रॉ हो जाएगा जो इसको फिफ्थ इंडेक्स की तरफ पॉइंट करा रहा होगा। एंड उसके बाद आपको नजर आता है कि ई ने किधर पॉइंट करना है? ई ने पॉइंट करना है एफ की तरफ। ई पड़ा हुआ है फिफ्थ पे, इससे पॉइंट करना है एफ की तरफ। एफ किधर पड़ा हुआ है? 3 के ऊपर। तो आप इसके आगे 3 डिनोट करेंगे एंड यहाँ पर आपके पास ये जाकर एफ को जोड़ जाएगा। अब मुझे बताएं कि एफ जो है इस ऑर्डर में आखिरी अल्फाबेट था, ए से लेकर एफ तक था हमारे पास। तो एफ जो है आपका एंड ऑफ लिस्ट है। तो सिंपली आप एंड ऑफ लिस्ट पॉइंटर, जिसे नल पॉइंटर कहा जाता है, इस तरह से यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे एंड साथ यहाँ पे भी ड्रॉ करके अपना डायग्राम पूरा कर देंगे। यानी कि द पॉइंटर वैल्यू पॉइंट्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेटा की एरे इंडेक्स। जो आपका सीक्वेंस में नेक्स्ट डेटा है उसकी एरे इंडेक्स की तरफ वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। स्टार्ट पॉइंटर आपका पहले डेटा वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और एंड पॉइंटर जो है वो आपकी लास्ट डेटा वैल्यू के बाद डल जाएगा। इधर तक किसी का कोई सवाल? सर कुछ सवाल होते हैं उसमें जो लिंक लिस्ट होती है उसमें एम्प्टी नोड्स दिए होते हैं, वो किस तरह होगा? एम्प्टी नोड्स वाले सवाल जो है मैंने इधर, क्योंकि अभी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा उसके अंदर मेरे पास है, तो मैं उधर आपको ही समझा दूंगा कि वो एम्प्टी नोड्स वाला क्या काम है। ठीक है अभी तक यहाँ पे बताओ, ये जो फंक्शनिंग थी इसके पॉइंटर के साथ वाली, वो आपको क्लियर होगी? सर। जी सर। अच्छा। और बाय द वे वेलकम टू क्लास, आप पहली दफा आए हो, खुशी हुई मिल देख के। खैर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम अब जो नेक्स्ट चीज है उसकी तरफ चलते हैं, विच इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिटीज थ्रू एरेज। अब ये सवाल आपको पेपर में अक्सर पूछा जाता है एंड ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स रखती है। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि व्हाई इज अ लिंक लिस्ट बेटर देन एरे, या किस तरह से लिंक लिस्ट यूजफुल है फॉर स्टोरिंग डेटा। इसके आंसर पे आप ये बात लिखेंगे, ये बात याद है कि ये जो मैंने आंसर निकाले, मैंने सारे के सारे मार्किंग स्कीम्स हैं बेसिकली इन सवालों की जो आगे आने वाले हैं थ्योरी से रिलेटेड। तो वो मैं सवाल दोबारा से एड्रेस नहीं करूंगा, आप सिंपली यहाँ पर सब इसी को याद करोगे एंड यू आर गुड टू गो। ये बहुत ज्यादा है भी नहीं, मुश्किल भी नहीं है, समझा देता हूँ अभी कि आपकी लिंक लिस्ट एरे से बेहतर कितना है, या जिस तरह से आपकी लिंक लिस्ट हेल्पफुल कितना है डाटा स्टोर करने के लिए। लिंक लिस्ट इस तरह से हेल्पफुल है कि क्योंकि आपके पॉइंटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ डेटा। हमने पॉइंटर के थ्रू उसकी पोजीशन डिटरमिन की हुई है।
To update every data value, only the pointers need to be rearranged. It is easier to add and delete data and maintain its correct sequence in a linked list. उसका सीक्वेंस मेंटेन करना इजी है, उसके अंदर डेटा को वापस डालना या रिमूव करना इजी है, और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स को रीअरेंज करके आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल एरेज के अंदर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल हमने एक एरे के अंदर आपके पास डेटा था जिसको कि आगे हमने सॉर्ट किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ए डी जी एच एल एम। हमने पहले इसको रैंडमली ऐड किया, फिर उसके बाद इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया बबल सॉर्ट के थ्रू, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल में। उसके बाद डेटा वैल्यू एफ डालनी है। अब क्या करोगे, एफ वाली वैल्यू फिर से ऐड करोगे और उसके बाद फिर से उसमें बबल सॉर्ट लगाओगे, वो पूरा बबल सॉर्ट सीक्वेंस आपका चलेगा और फिर उसको सॉर्ट करेगा। कोई अकलमंदी वाली बात तो नहीं है। आपके यहाँ पर सिर्फ पॉइंटर को अपडेट करने के थ्रू कि आप जो हो कि कहते हैं एबीसीडी, हाँ, आप डी के पॉइंटर को बनाओगे कि डी पॉइंट करे टुवर्ड्स एफ एंड एफ का पॉइंटर पॉइंट करे टुवर्ड्स जी, एंड काम खत्म, आपकी लिंक लिस्ट के अंदर डाटा सॉर्ट हो गया दोबारा से। सिर्फ दो पॉइंटर्स को अपडेट करना पड़ा आपको, डी के पॉइंटर को कि वो एफ की तरफ पॉइंट करे एंड एफ के पॉइंटर को कि वो जी की तरफ पॉइंट करे, एंड आपका डेटा सॉर्ट हो गया। अनलाइक जितना एरेज के आपको डेटा ऐड करने के बाद दोबारा से बबल सॉर्ट करना पड़ता है, जितनी दफा वैल्यूज आ रही होती हैं सबके लिए आपको बबल सॉर्ट लगाना पड़ रहा होता है। तो उस वजह से आपके सीक्वेंस मेंटेन करना इसमें इजी होता है। उसके बाद आपको 3 सवाल दिए जाएंगे कि किस तरह से ये सारी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, लिंक लिस्ट, क्यूज, सर्कुलर क्यूज एंड योर स्टैक्स किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकते हैं यूजिंग एरेज। हमेशा ये आपको सवाल आएगा। मैं हमेशा से, मेरा मतलब है कि 90% ऑफ टाइम्स, और ये बहुत ज्यादा मार्क्स का सवाल होता है। 5 नंबर का भी आ जाता है, 4 नंबर का भी आ जाता है, मैंने 8 नंबर का भी ये देखा हुआ है। ये जो एक्सप्लेनेशन आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इस वक्त 8 नंबर की है तकरीबन। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि आपके पास 2 से 3 पॉसिबल तरीके होते हैं इसको करने के। सबसे तरीका ये होता है कि आप 2 1D एरेज डिक्लेयर करते हो, जो कि एक आपके डेटा के लिए होती है और एक पॉइंटर के लिए होती है, ठीक है। या फिर ये कि आप एक 2 2D एरे इस्तेमाल कर लेते हो जिसके अंदर के 2 कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम फॉर पॉइंटर होता है, एक कॉलम फॉर डेटा होता है। ये वो तरीका जो मैंने आपको करके दिखाया था। एंड तीसरा ये होता है कि आप एक रिकॉर्ड डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हो जिसके अंदर 2 वेरिएबल स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल आपका होता है डेटा का और एक पॉइंटर का होता है, और वो रिकॉर्ड डेटा टाइप एक सिंगल 1D एरे में स्टोर कर दी जाती है। एक सिंगल 1D एरे में रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाई जिसमें 2 वेरिएबल से डेटा और पॉइंटर, एंड वो आपका एक पूरा नोड रिप्रेजेंट कर रही होती है। इन द एरे एलिमेंट्स ऑफ द सेम इंडेक्स रिप्रेजेंट वन नोड। जिस तरह से मैंने वहां पर बताया था, वो नोड्स मैंने बंद कर दिए, एक मिनट, किधर गए, अ, यार इसके अंदर यहाँ पर जो एलिमेंट्स ऑफ द सेम इंडेक्स है ये एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप देखो ना, डी 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये डी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द 5 और ये डी डेटा टाइप है आपकी। तो आपके एलिमेंट्स इन द सेम इंडेक्स रिप्रेजेंट वन नोड। उसके बाद आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर किए जाते हैं कि एक फ्री नोड पॉइंटर कि कौन सा नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड है, जो बात आप अली अदर आप कर रहे थे कि यहाँ पे फ्री नोड्स का काम किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट फ्री नोड की तरफ पॉइंट करने वाला एक वेरिएबल आपके पास होता है, दूसरा वेरिएबल आपका स्टार्ट पॉइंटर का होता है, तीसरा आपके पास नल पॉइंटर का होता है। ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। फ्री लिस्ट पॉइंटर, अब इन तीनों का पर्पस आपने बताना है। फ्री लिस्ट पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस टू स्टोर डेटा। Start pointer points towards the first node in the linked list. Null pointer points towards the end of the linked list. कि फ्री लिस्ट पॉइंटर आपको पॉइंट करे जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है, और स्टार्ट पॉइंटर लिस्ट के स्टार्ट की तरफ पॉइंट करता है, नल पॉइंटर उसके एंड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। एंड लास्ट में सिर्फ आपने ये जुमला लिखना होता है कि डिफरेंट सब रूटीन्स एंड मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड टू ऐड, सर्च एंड डिलीट डेटा। ये पूरी एक्सप्लेनेशन जो है आपकी ऑलमोस्ट 8 मार्क्स के लिए मोर देन एनफ है, कि जिसके अंदर कि आपने सबसे पहले इनिशियल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बाद आपने वेरिएबल्स बताने के कौन कौन से डिक्लेयर होंगे, एंड उसके बाद आप उन सारे वेरिएबल्स का पर्पस बताओगे। याद रखें ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं आपके, ये तीनों वेरिएबल्स ऑफ डेटा टाइप इंटीजर होते हैं। अगर वो कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप के डिक्लेयर करने हैं, तो स्टार्ट पॉइंटर, नल पॉइंटर और फ्री नोड पॉइंटर, ये सारे ये सारे आपके पॉइंट की तरफ कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द एरे इंडेक्सेस, इंडेक्सेस ऑफ दैट एरे। तो इंडेक्स कौन सी डेटा टाइप की होती है आपकी, इंटीजर की। जैसा रो कॉलम आपके इंटीजर थे, इंडेक्स इंटीजर था, ये भी आपके इंटीजर्स होते हैं।
इसमें किसी का कोई सवाल? एक सेकंड। कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा। उसके बाद जो है कहते हैं जो नेक्स्ट आपकी डेटा टाइप है वो आपके पास आ जाती है स्टैक्स। कि स्टैक्स की इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी यूजिंग एरेज। साथ नहीं आया आज, पूछ रहा था वो कुछ तो मैंने भूल गया। खैर, स्टैक्स आपके किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं यूजिंग एरेज। स्टैक्स के लिए क्या किया जाता है कि एक सिंगल वन डी एरे ऑफ टाइप ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड डिक्लेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल हमने उसमें स्ट्रिंग डाटा स्टोर किया हुआ था, नहीं सॉरी इंटीजर डाटा के साथ मैंने आपको शो कराया था। तो फिर एक वन डी एरे ऑफ टाइप इंटीजर डिक्लेयर की जाएगी आपकी, उसका नाम आप स्टैक रख लो बेशक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर डिफाइंड व्हिच रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैक। यानी कि जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के हैं, जैसे 10 एलिमेंट्स की एरे है तो आपकी साइज ऑफ स्टैक भी 10 ही होगा। उसके बाद आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। प्यारे भाई हम अपनी गेमिंग आईडी से आ रहे हैं। खैर, अ, इधर आपके पास जो है क्या कहते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं फॉर अ टॉप ऑफ द स्टैक व्हिच रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट, जो कि उसके या टॉप ऑफ स्टैक कह सकते हो, टीएसपी कह सकते हो, स्टैक पॉइंटर कह सकते हो, टीएसपी पीटीआर कह सकते हो। ये सारे वेरिएबल्स के नाम आपको पेपर में मिलेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द डाटा, कि अब कौन सी जगह पे डाटा ऐड होना है। रैंडमली किसी भी इंडेक्स पे आप डाटा नहीं ऐड कर सकते, याद रहे। जितनी भी क्यू आपके डाटा वैल्यूज ऐड हो रही होती है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, इसके अंदर जब डाटा ऐड किया जा रहा होता है तो वो ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर, कि जिधर आपके पास नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस पॉइंट हो रही होती है वो उसकी तरफ डाटा ऐड करता है। द टोटल लेंथ ऑफ स्टैक इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल स्टैक लेंथ व्हिच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टैक। मैंने दो दफा बात लिख दी है। बेसिकली आपकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टैक स्टैक लेंथ में शो करा रहा होता है। और दूसरा आपके पास एक वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है टीएसपी का, जो कि करंट एरे इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। अच्छा, ये काम क्या होता है कि द टीएसपी इज यूज्ड एज एन इंडेक्स टू स्टोर डाटा वैल्यूज। यानी कि अगर आपकी एरे का नाम स्टैक था, स्टैक एरे, उसके इंडेक्स में इस्तेमाल किया जाता है आपके टीएसपी को, एंड इसको डाटा वैल्यू असाइन की जाती है। तो जिधर भी टीएसपी पॉइंट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल टीएसपी अभी इस पॉइंट कर रहा था 3 की तरफ, तो आपके स्टैक की थर्ड इंडेक्स के ऊपर डाटा वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद जब भी पुश किया जाता है टीएसपी इज इंक्रीमेंटेड अंटिल इट रीचेस द वैल्यू स्टैक लेंथ। स्टैक लेंथ जो कि मैक्सिमम उसके थ्रेशोल्ड था वहां तक पहुंचे, जिसका मतलब ये कि अब आपकी स्टैक फुल हो गई है। Every time the data is removed या popped, the TSP is decremented and the data value in the index is removed. The TSP cannot go below the lower bound of the stack length is 0, which means the stack is now fully empty. क्या वो पूरी की पूरी खाली हो गई है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टीएसपी और स्टैक मैक्सिमम स्टैक लेंथ वेरिएबल एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है कि एरे की डिक्लेरेशन एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपने टीएसपी का काम एक्सप्लेन कर देना है कि वो पुश और पॉप के ऊपर किस तरह काम कर रहा होता है आपका, एंड पुश और पॉप ऑपरेशन आप किस तरह से काम कर रहे होते हैं। इससे आपकी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाती है। इसमें किसी का कोई सवाल? ये पबजी वाले भाई आप हैं कौन? अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास थर्ड आ जाती है विच आर योर लीनियर क्यूज, जिन्हें और सर्कुलर क्यूज। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक साथ ही शुरू होती है। सबसे पहली बात तो ये कि आप एक वन डी एरे डिक्लेयर करते हो द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ, और इसकी डाटा टाइप भी वो होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है, जिसकी डाटा आपने स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डाटा स्टोर करना है तो स्ट्रिंग डाटा टाइप की एरे आपकी डिक्लेयर की जाएगी विद साइज की जितनी आपको रिक्वायर्ड है। दो वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर किए जाएंगे, एक एफक्यूपी डिक्लेयर किया जाता है और एक ईक्यूपी डिक्लेयर किया जाता है, द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर एंड एंड ऑफ क्यू पॉइंटर।
To represent an empty queue, these variables are initialized to 0. ये डिफरेंट केसेस में ऑल्दो ये इनिशियलाइजेशन 0 डिफरेंट होती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये है, लेकिन डिफरेंट केसेस में 0 डिफरेंट हो सकती है। जैसा मैंने EQP को 1 रखा हुआ था एंड FQP को 0 रखा हुआ था। कुछ केसेस में आपको EQP 0 नजर आएगा, FQP -1 नजर आएगा, कुछ केसेस में आपको सेम नजर आता है। इम्प्लीमेंटेशन में इसका फर्क आ सकता है, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। जब लिखने के पर बात आएगी तो आप ये लिखोगे। उसके बाद तीसरे आपके जो वेरिएबल डिक्लेरेशन आती थी, सबसे पहले जो FQP EQP डिक्लेयर हुआ, एरे डिक्लेयर हुई। उसके बाद आपने डिक्लेयर करने हैं 2 वेरिएबल्स और, नंबर इन क्यू कि कितने आइटम्स है इस टाइम पे क्यू के अंदर, एंड लेंथ ऑफ क्यू जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है, टू स्टोर द टोटल वैल्यूज एडेड टू द क्यू एंड टोटल लेंथ ऑफ द क्यू, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है और अभी इस पे करंटली कितने आइटम्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसकी फंक्शनिंग एक्सप्लेन करनी है। Every time a data value is enqueued using subroutines, the EQP is incremented by 1 and a value is dequeued using subroutines when EQP is incremented by 1 and the data value is removed. Data values stored or the data values of EQP cannot exceed the value of the length of queue. कि आपकी जो EQP पॉइंटर है वो एक्सीड नहीं कर सकता इस वेरिएबल को, लेंथ ऑफ क्यू को। अगर ये 8 है, यानी कि इसका मतलब है कि मैक्सिमम साइज 8 है, तो ये 8 से आगे नहीं जा सकता, तो आपकी क्यू यहाँ पे फुल हो जाएगी, लिनियर क्यू। लेकिन जो सर्कुलर क्यू होगी, जब वो आपके इस वेरिएबल तक पहुंच जाएगी, तो इट विल रिटर्न बैक टू द फर्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द एरे। ये किस तरह से पहुंचती है की तरफ कि फर्स्ट इंडेक्स की तरफ तो यूजुअली नहीं लेकर जाया जाता, इसको फर्स्ट अवेलेबल स्पेस ऑफ द एरे की तरफ लेकर जाया जाता है, यानी किस तरफ, जिधर आपका FQP पॉइंट कर रहा होता है आपका। when the number in queue value is equal to length of queue, the queue is considered as full. When the FQP and EQP are same, the queue is considered as either empty or full. या तो full होती है या वो empty होती है या उस पर एक डाटा आइटम होता है। वेरिएशन इन डिजाइन इस चीज का वेरिएशन पैदा कर सकती है, लेकिन ये जो फुल वाली बात है ये हर केस में पूरी हो रही होती है कि जब आपकी क्यू फुल हो जाती है तो FQP और EQP की पोजीशन सेम हो जाती है। यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें मेनली आप लोगों ने इसको सिर्फ याद करना है, इस पे कोई आपको ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके थ्योरी के सवाल एड्रेस करने में हेल्प कर रहा है। मैं सोचा था बस एक दफा इसको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में, एक मिनट बल्कि, आप वाली अदर शायद इसी तरह के सवाल का पूछ रहे थे, ऐसा ही? जी सर। हाँ, तो एक मिनट जरा देना मुझे। अच्छा, अब इसके अंदर वो पूछता है हमसे कि a following diagram represents an abstract data type for a linked list. एक लिंक लिस्ट आपको नजर आए ACDE, this is stored है, और E is the end pointer. अब फ्री लिस्ट is shown, एक दूसरी फ्री लिस्ट बनी हुई है। याद रहे जो छोटा सा डब्बा होता है ये आपका स्टार्ट पॉइंटर होता है हमेशा। एक स्टार्ट पॉइंटर ये आपके फ्री लिस्ट पॉइंटर के लिए आपका बनाया गया है। नहीं, ये सॉरी, ये स्टार्ट पॉइंटर नहीं, ये आपका फ्री लिस्ट पॉइंटर है, सॉरी, ये आपका फ्री लिस्ट पॉइंटर है। फ्री लिस्ट में ये छोटा डब्बा होता है ये फ्री लिस्ट पॉइंटर होता है, ये और नॉर्मल लिस्ट में आपका स्टार्ट पॉइंटर होता है। अब ये कहते हैं कि एक्सप्लेन हाउ नोड इज कंटेनिंग द वैल्यू b is added to the list in alphabetical sequence. सबसे पहले क्या होगा कि एक आपका चेक किया जाता है फॉर फ्री नोड, check for a free node in free list, if available assign the data value b to the first available node. इसका क्या मतलब है कि अब जो है इसको साथ साथ डायग्राम की सूरत में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ही आपका यहाँ पर डेटा स्टोर होना था, डेटा वैल्यू b, तो फ्री लिस्ट पॉइंटर की तरफ गए और देखा कि सबसे पहला अवेलेबल नोड कौन सा है, ये वाला अवेलेबल है।
तो यहाँ पर डाटा वैल्यू b स्टोर कर दी गई। उसके बाद अब क्या होगा कि पॉइंटर ऑफ ए पॉइंटर ऑफ data value A is updated to point to data value B, या कह लो point to the node containing B। क्या होगा कि A का पॉइंटर अपडेट होगा और ये पॉइंट करेगा इस तरह B की तरफ, ठीक है। और अब आपका B का पॉइंटर ऑफ नोड B is updated to point to C, कि अब B का पॉइंटर जो है वो पॉइंट करेगा टूवर्ड्स C, और उसके बाद फ्री लिस्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू, या मैं पीटीआर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा लिखना है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड, कि उसके बाद ये वाला जो पॉइंटर है ये अपडेट होगा और ये नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। आपको ये क्लियर हुआ? सर आखिरी बात दोबारा बता दें। आखिरी बात ये हुई है कि जो फ्री लिस्ट पॉइंटर है वो पॉइंट अप करेगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड। क्यों? क्योंकि ये जो बी है अब तो ये क्यू का हिस्सा बन गया ना, सॉरी इस वाली ऊपर वाले लिंक लिस्ट का हिस्सा बन गया। तो ये जो फ्री लिस्ट थी, ये इसका फ्री लिस्ट पॉइंटर जो है अब ये नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड, जो ये वाला नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड है, इसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो सर अगर डायग्राम बनाने को कहेंगे तो फ्री लिस्ट भी बनाएंगे साथ? डिपेंड करता है कि उसे कहा होगा फ्री लिस्ट ड्रॉ करने को, वरना जरूरत नहीं है। अभी हम डायग्राम वाले सवाल भी देख लेते हैं, उसमें कुछ में उसने कहा होता है, कुछ में उसने नहीं कहा होता, तो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद जो एक कहते हैं यहाँ पे बी पार्ट पे कहते हैं डिस्क्राइब हाउ लिंक लिस्ट इन पार्ट ए मे बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरेज एंड वेरिएबल्स। ये वही थ्योरी वाला सवाल है जो कि मैं यहाँ पर पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा, लेकिन इसमें यही बात आपकी आएगी कि आप ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर सवाल के मार्क्स थोड़े हैं, 2 मार्क्स का है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मेनली आप ये वाली बात भी लिख दोगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी कंसिडर होगी। उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका क्यू का सवाल है। क्यू के सवाल के अंदर वो कहता है डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम्स। अच्छा, वैसे वो जो आप सवाल पूछे थे ना कि वो ड्रॉ करने को नहीं कहेगा फ्री लिस्ट, वो इसमें मैंने अभी तक, क्योंकि मैंने वेलफीड अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा तो पूरी सारे स्टूडेंट्स को किसी ना किसी को कराई हुई, तो मैं इससे गो थ्रू किया हुआ है जितने भी सवाल आए हैं, कभी इससे फ्री लिस्ट को ड्रॉ करने को नहीं कहा हुआ इस तरह से क्या फ्री लिस्ट भी ड्रॉ करो। वो बस एक खाली नोट आपको जो है बीच में ज़्यादा सा कहेगा कि इसी तरह से नोट ड्रॉ करो, एंड खुद ही आप अपनी मर्जी से उसमें डाटा वैल्यू लिख सकते हो, तो वो पूरी लिस्ट आपको ड्रॉ करने को नहीं कहता रहता से। सही है। अच्छा, उसके अंदर जो है कि कहते हैं वापस सवाल की तरफ चलते हैं कि आपको एक ऐसे डेटा टाइप क्यू दी गई है दैट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम्स, 8 आइटम्स स्टोर कर सकती है, और इसका ऑपरेशन एक्सप्लेन किया गया। ये ऑपरेशन के जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत गौर से पढ़ने हैं आपने। द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड, यानी कि ये पॉइंट करे कि इस वाले डेटा आइटम ने अभी रिमूव होना है। द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट डेटा आइटम एडेड, कि जो डेटा आइटम ऐड किया गया है लास्ट, वो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा आइटम ऐड हुआ। ये मेरे एक्सप्लेनेशन से रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहा है। द क्यू इज सर्कुलर सो द एम्प्टी स्टोरेज एलिमेंट्स कैन बी रीयूज्ड, ये सर्कुलर क्यू है तो इसके सर्कुलर ऑपरेशन का भी ख्याल रखना होगा। अब इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। ऑक्टोपस ऐड होने के लिए आपका EQP इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले EQP is incremented to point to index 4, और उसके बाद डेटा वैल्यू ऑक्टोपस ऑक्टोपस is assigned to index 4। बस ये सिंपल तरीका था, 2 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे लिख दी कि EQP आपका इंक्रीमेंट होगा और ऑक्टोपस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है डिस्क्राइब हाउ, जी सिर्फ फ्रंट क्यू पॉइंटर वैसे ही रहेगा।
जी, फ्रंट ऑफ व्यू पॉइंटर इस केस में वैसे ही रहेगा। जब डेटा रिमूव किया जाता है तब आपका फ्रंट ऑफ व्यू पॉइंटर चेंज होता तो वो भी ऐसे इंक्रीमेंट होगा ना जब है। रिमूव जी होगा। जी। ठीक है। It is describe how the next item in the given queue is removed and stored in the variable animal name. नेक्स्ट आइटम आपका कौन सा है? नेक्स्ट आइटम बेसिकली इधर है फ्रॉग, क्योंकि फ्रंट ऑफ व्यू पॉइंटर फ्रॉग की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आपको द वैल्यू ऑफ एफक्यूपी से फ्रॉग है इज असाइंड टू वेरिएबल एनिमल नेम, एंड उसके बाद क्या होता है कि आपका एफक्यूपी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। कि वो सिंपली यहाँ पर आकर इसके नेक्स्ट डेटा की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर आपके पास ऑक्टोपस था, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आके पॉइंट कर रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रॉग उससे रिमूव कहीं नहीं कराया, ना मैंने किया। डेटा यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं, फिर ये रीड होता है, फिर ये रीड हुआ और फिर ये रीड हुआ और बस आपका काम खत्म। दिस इज हाउ आपकी एक्चुअली एसिड डेटा टाइप्स काम कर रही होती हैं। लेकिन इस पेपर में आपको अलाउड है कि आप डेटा वैल्यू को डिलीट करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद वो कहते हैं डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यूब व्हेन द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर हैव द सेम वैल्यू। इसके अंदर आपके पास तीन केसेस थे कि आप इधर सबसे बेस्ट केस यहाँ पे लिख सकते हो कि आप या तो क्यू, इस केस में क्या है, इस केस में वैसे देख लेना चाहिए क्योंकि केस आपका वेरी कर सकता है। अगर हम देखें तो अगर हम डेटा वैल्यूज ऐड करते जाएं, इसके बाद ऑक्टोपस के बाद हम इसमें फॉर एग्जांपल सी डी और ई ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका EQP इधर पहुंच चुका होगा टू द लास्ट आइटम एडेड। जो आइटम रिमूव होना था FQP इधर पॉइंट कर रहा था। अगर ये आइटम रिमूव हो गया फिर ये इधर पॉइंट करेगा, फिर ये आइटम रिमूव हो गया ये इधर पॉइंट करेगा, ये रिमूव हो गया ये इधर पॉइंट करेगा, फिर ये रिमूव हो गया ये इधर पॉइंट करेगा, ये रिमूव हो गया ये इधर पॉइंट करेगा, ये रिमूव हो गया ये इधर पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। इस केस में क्या नजर आ रहा है? इस केस में हमें ये नजर आ रहा है कि इस केस में आपके पास बन रहा है कि सिर्फ एक डाटा आइटम है ऑन द क्यू, देयर इज ओनली वन डेटा आइटम ऑन द क्यू। इधर तुक्के से कोई तीनों पॉसिबिलिटीज में कोई एक बात नहीं लिख देनी, जिस तरह से मैंने इसका ऑपरेशन किया है उस तरह से आपने इसको चेक करना है। चेक करके मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कि मेरा क्या इसमें मतलब था। इधर आपके पास बैठ जाओ, आपके पास डेटा आइटम यहाँ पर हम डाल देते हैं E, F, G और H। आपका EQP किधर पहुंचे हुआ होगा? उसके बाद EQP विल पॉइंट टुवर्ड्स द लास्ट डेटा आइटम एडेड, तो EQP आपका ये बैठा हुआ है। अब उसके बाद FQP है, कह रहा है टू बी नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड, अभी जिसे रिमूव होना है। फ्रॉग रिमूव होगा, ये इधर छोड़ क्यों नहीं रहा इसको, आपका ये यहाँ से रिमूव होगा ये इधर पॉइंट करेगा, फिर ये यहाँ से रिमूव होगा ये इधर पॉइंट करेगा, फिर ये रिमूव होगा ये इधर पॉइंट करेगा, ये रिमूव हुआ इधर आ गया, ये रिमूव हुआ ये इधर आ गया, ये रिमूव हुआ ये इधर आ गया, ये रिमूव हुआ, तो आपका FQP भी फिर इधर आ चुका होगा। इस केस में हमें नजर आ रहा है कि आपका FQP और EQP जब सेम होंगे तो सिर्फ एक डाटा वैल्यू पड़ी हुई है आपके क्यू के अंदर। तो फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, अपने आप से कोई भी बात यहाँ पर नहीं लिख लेनी। उसके बाद यहाँ पर हमें बी पार्ट में दिखाया जाता है कि सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू गिवन इन पार्ट ए। जो आपकी ओरिजिनल क्यू थी उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए और करंट स्टेट उसकी ये है फ्रॉग कैट फिश एल्क। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन। वास्प बी माउस उसमें ऐड किए गए हैं और उसके बाद दो डाटा आइटम्स को रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले आपका FQP और EQP किधर था? FQP आपका इधर था, टू नेक्स्ट आइटम रिमूव्ड, और यहाँ पर आपका किधर पॉइंट कर रही है जो कि आपकी लास्ट डेटा वैल्यू एडेड थी। अब इसके अंदर से कहा हुआ है कि आपने वास्प ऐड करना है, वास्प ऐड किया तो आपका EQP इधर आ जाएगा। उसके बाद आपने ऐड की बी तो EQP आपका इधर आ जाएगा, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड किया माउस तो आपका EQP इधर आ जाएगा। तो आपकी EQP की फाइनल पोजीशन ये थी। उसके बाद वो कहता है कि रिमूव टू डेटा आइटम्स,
तो पहले डाटा आइटम ये रिमूव किया, एफक्यूपी इधर आ गया, फिर रिमूव किया इधर आ गया, तो ये आपका एफक्यूपी। ये सारा रफ वर्क करने के बाद आपने ये जो चीजें सारी की थी ये आपने रिमूव करनी है, एंड सिर्फ उसके एक्चुअल ओरिजिनल जो फाइनल पोजीशंस बनी है आपके पास एफक्यूपी और ईक्यूपी की, आपने वो शो करानी है। तो इसलिए ये याद है कि ये काम जो है अपने पेंसिल के साथ करना है। डायग्राम्स का काम जितना है और ट्रेस टेबल्स का जितना काम है वो सारा कुछ पेंसिल के साथ प्लीज करना, पेन से नहीं करना। आपने पेंसिल इरेजर शार्पनर अपने साथ ले जाना। ये पेपर आफ्टरनून में ना वैसे एम एएम में। जी अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक। कहते हैं कि द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर अदर ऑपरेशंस इज कैरिड आउट इज शोन, कि इसके बाद कुछ और ऑपरेशंस किए गए और उसके बाद ये आपके पास स्टेट बन रही है। इसमें नजर ये आ रहा है कि आपका एफक्यूपी इधर है और ईक्यूपी इधर है। वो ये कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, रिमूव वन आइटम देन ऐड डॉल्फिन एंड शार्क। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपके पास स्टेट दी हुई है, मैं इसके ऊपर ही करके दिखा देता हूँ कि पहले आपने एक आइटम रिमूव करना है, उसके बाद डॉल्फिन और शार्क इसमें डालनी है। तो पहले आपने एक डाटा आइटम जब आपने रिमूव किया तो क्या होगा कि आपका एफक्यूपी इधर आ जाएगा, एफक्यूपी अब आपका इधर आ गया। उसके बाद आपने दो डाटा आइटम्स ऐड करने हैं। क्या होगा कि डाटा आइटम ऐड करते टाइम ये EQP इधर आएगा एंड दिस विल बी ओवरराइट रिटर्न बाय डॉल्फिन। यहाँ पर आ जाएगी आपकी डॉल्फिन, एंड क्योंकि ये सर्कुलर थी तो अब ये घूम के आपका EQP इधर आएगा एंड इधर आपकी आ जाएगी शार्क, और आपका EQP अब इधर पॉइंट करेगा। तो जो फाइनल डायग्राम है उसको आप इधर ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो कि आपके पास ये सीक्वेंस बन रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास है शार्क, कैट, फिश, एल्क, वास्प, बी, माउस एंड डॉल्फिन, और आपका एफक्यूपी पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट और AQP पॉइंट कर रहा है आपका शार्क की तरफ। एंड अब इस केस में क्या डाटा आइटम्स रीड किए जा रहे हैं, वास्प, बी, माउस, डॉल्फिन, शार्क। कैट, फिश, एल्क क्यू का ऐसा नहीं है, एफक्यूपी से शुरू होना है, EQP तक जाना है, घूम के जा रहे हैं इस केस में क्योंकि आपका EQP ऊपर नजर आ रहा है। जब आपको नजर है कि EQP ऊपर पहुंचा हुआ है और एफक्यूपी नीचे है तो उसका मतलब है कि आपने डाटा उल्टा रीड करना है। तो एफक्यूपी से नीचे चले, फर्स्ट बी, माउस, डॉल्फिन और शार्क। कैट, फिश, एल्क आपके क्यू का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये उस रेंज में से बाहर है, तो उनको काउंट यहाँ पे नहीं किया जा रहा होगा। उसके बाद वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा ये तो मैंने बता दिया है। द क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 1D array, कि क्यू को जो इम्प्लीमेंट किया गया 1D array के थ्रू किया गया है। डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर when adding an item to the queue. Your algorithm should detect any potential error conditions. सबसे पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ पर एरर कंडीशन क्या होगी कि आपके यहाँ पे कह रहे हैं कि डाटा आइटम जब आप ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका इधर एक बात एक्सप्लेन करोगे कि जब आपका एफक्यूपी EQP के इक्वल हो गया तो इस केस में हमने यहाँ पर देखा था कि इस वाली क्यू के अंदर अगर हम चलें, किधर गई क्यू, कि ये आपके पास सिर्फ वन आइटम ऐड है, तो ये फुल कैसे होगी। फुल आइडेंटिफाई करने का तरीका भी वैसे, इसको फुल अगर होना हो तो ये फुल किस केस में, ये यहाँ पे अगर इसमें EQP इधर था, इसको डाटा आइटम ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ। अच्छा जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो आपकी क्यू फुल भी तब भी होगी इस केस में। हाँ, तो वो दोनों केसेस ठीक थे कि जब आपका FQP और EQP सेम है तो देन नो आइटम्स कैन बी एडेड बिकॉज द एरे इज फुल। दूसरी बात आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी कि every time आपकी data item is added the EQP is incremented by 1 every time data is added
EQP is incremented। और तीसरी बात यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप इधर रैपिंग पोजीशन का भी एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन EQP is equal to max index, तो EQP returns to 1, कि वो वापस अपनी पहले इंडेक्स की तरफ वापस आ जाता है। इसके बाद जो है कि कहते हैं हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम्हारा हमारे पास लिस्ट की तरफ आ रहा है। इसके अंदर कहते हैं कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। The data item stored in each node is a single character. The data will be assessed in alphabetical order. Alphabetical order के अंदर चलना है। आपकी ये लिंक लिस्ट सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर कर रही है। The symbol 5 represents a null pointer. आपको स्टार्ट पॉइंटर नजर आ रहा है, C, J, K, L डाला हुआ है। Nodes with the data A and K are added to the linked list. Nodes with the data J and L are deleted. After the changes, the data items still need to be accessed in alphabetical order. Complete the diagram to show the new state of the linked list. इधर वो क्या कह रहे हैं हमसे कि डाटा आइटम आपकी A और K ऐड किया गया है जबकि J और L को डिलीट कर दिया गया है। अपडेटेड फॉर्मेट इसका दिखाएं। अब इसके लिए आपको कोई वो जो है ना फ्री लिस्ट पूरी बनाने की जरूरत नहीं होती। सिंपली आपने यहाँ पर दो नोड्स बनाने हैं। एक आप यहाँ पे नोड बना लो, इस पे आपने ये डाटा वैल्यू डाली A, स्टार्ट पॉइंटर से शुरू किया। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले A आता है आपके पास, तो यहाँ पर आपने A बना दिया। A के बाद आपके पास आएगा C, C के बाद आपके पास क्या बनता है J और L, तो इसको रिमूव कर दिया ऑटोमेटिकली, तो वो तो उसको कंसीडर करना ही नहीं है हमने। K के बाद यानी कि C के बाद आपके पास आएगा K, आप यहाँ पे एरो बनाओ, एक और यहाँ पे नोड ड्रॉ होगा आपका, और इसमें आपने कर दिया K, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर लग गया 5, क्योंकि यहाँ पर आपका एंड हो गई। और ये आपका डायग्राम पूरा। किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर ये जो सवाल अब आपके पास आके लिखे हुए हैं थ्योरी के, ये वो सारे के सारे हैं कि इधर एडवांटेजेस ऑफ एरे का पूछा गया है, इधर से डिसएडवांटेज का पूछा है। डिसएडवांटेज भी आपके पास एक ही डिसएडवांटेज यहाँ पे आता है, किसके जो है कहते हैं पॉइंटर्स को भी साथ हैंडल करना पड़ता है, जिससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये सारी उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो 4, 6, 8 मार्क्स की थ्योरी आपको यहाँ पर बड़ी इजीली गिवन है। लेकिन तो कोई सवाल ही नहीं था, ये भी क्या सवाल था 4 नंबर का। तो 12 मार्क्स का सवाल उसने ऐसे टाइप से दिया था, और ये बिल्कुल ईजी, कोई भी चीज में रॉकेट साइंस नहीं थी। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखें, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से आया हुआ है कि जिसके अंदर के उससे ये सबसे पहले पूछा है कि यहाँ पर आपने फंक्शनिंग एक्सप्लेन करनी है आपको स्टैक के अलावा किसी और डाटा टाइप की। तो दो है आपके पास, क्यूज है और लिंक लिस्ट है, उनमें से किसी को भी यहाँ पर लिखो, एक्सप्लेन करो। 3 नंबर का मुफ्त का सवाल है यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज सॉरी इसका बी पार्ट, जिसके अंदर की स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। इसी की मार्किंग स्कीम बेसिकली मैंने उठा के ये डाली हुई है। अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम यहाँ पे दिखा दूं, तो ये आपके पास सेम वही बात जो है वहां पर लिखी हुई है। तो बेसिकली मैंने हमेशा ही कहा कि जो नोट्स में देता हूँ वो मार्किंग स्कीम के ही बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, ताकि आप वो चीज लेके आओ जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा है। अब ये तो आपके थियोरेटिकल, इधर भी आपको 8 नंबर उसमें मुफ्त के उसमें दिए हैं। अब जो काम है असल वो आपका वो ये है। अच्छा बाय द वे, ये किसी को एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत है तो बता दो, मैं कर देता हूँ वैसे इसमें, ज्यादा आगे जाए जा रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है इनमें तो मैं बता देता हूँ दोबारा। अच्छा, उसके बाद ये सी पार्ट में हमें कह रहा है कि the second stack is used in the program. The diagram below shows the initial state of its stack. Value x is at top of the stack and was the last item added. Value x जो है वो top of the stack है और it was the last data item added. ये diagram किधर है आपकी? हाँ, ये state है currently of the stack, initial state. वो कहता है कि ये 3 ऑपरेशंस आपके होने हैं एंड उसको डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करना है। तो डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या बनता है आपके पास।
वो यहाँ पे कह रहा है कि ये आपके पास हर दफा आपने स्टैक पॉइंटर को भी शो कराना है दफा एसपी। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है पुश डी और पुश ई को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराएं। तो यहाँ पर इस स्टेट के बाद ये पी जेड वाई एक्स के बाद क्या होगा, पुश हुआ डी, पुश हुआ ई, उसमें कहा था एक्स वॉज द लास्ट आइटम एडेड, और आपका एस स्टार्ट पॉइंटर भी उधर पॉइंट कर रहा था, तो इसका मतलब एस पी इधर होगा आपका। उसके बाद ऑपरेशन आपको नजर आता है पॉप पॉप पॉप, 3 दफा पॉप होना है, तो आपके पास पी जेड वाई रह जाएगा, एंड आपका स्टैक पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड्स वाई, क्योंकि ये जब एक दफा पॉप हुआ तो ये नीचे आया, ये पॉप हुआ फिर नीचे आया, फिर ये पॉप हुआ फिर नीचे आ गया। मैंने इधर नहीं लिखे बिकॉज नीडनेस के लिए, इधर आपके पास क्योंकि ऑप्शन तो है लीगल, तो आपको दी भी है कि आप लिखो ना लिखो, तो बेहतर ये कि आप ना लिखो, उधर नीट लगता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन दिया हुआ है पुश ए पुश बी पॉप पुश सी, तो आप इधर पी जेड वाई पुश ए पुश बी, फिर बी आपका हो गया पॉप और उसकी जगह आपके पास आ गया सी, तो सी यहाँ पर आ जाएगा और आपका एस पी इधर पॉइंट कर रहा होगा। ये स्टेट आपके पास बन जाएगी। किसी का कोई सवाल इसके अंदर? अगेन आप देख सकते हैं कि ये सवाल इंडिविजुअली इटसेल्फ आया हुआ है 13 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का ये पार्ट था, 10 का ये था, सॉरी 5 का ये था और 5 का ये था, 10 मार्क्स का सवाल था, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ चीज याद करने वाली है ज्यादा। किसी का कोई सवाल कुछ भी? अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि प्रोग्राम प्रोसेसेस डेटा यूजिंग अ स्टैक, द डेटा इज कॉपीड टू अ टेक्स्ट फाइल बिफोर द प्रोग्राम एंड्स, यानी कि प्रोग्राम एंड होने से पहले जो डेटा है वो तमाम आपका एक टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर दिया जाता है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। इसकी मेमोरी लोकेशन लफ्ज आपको नजर आ रही थी बड़ी बड़ी, ये आपकी सिर्फ स्टैक का मतलब है कि वो सिर्फ इंडेक्सेस हैं। याद रखें कि हरगिज ये नहीं समझना कि इसमें 506 इंडेक्सेस हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी में से 7 हिस्से जो है इस स्टैक को लॉट किए गए हैं, 6 हिस्से सॉरी इस स्टैक को लॉट कर दिए गए हैं, नहीं सॉरी 7 ही, सॉरी कि ये 7 हिस्से आपकी मेमोरी को दे दिए गए थे। बाकी सारी मेमोरी लोकेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इस एरे के लिए इंडेक्स जो है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 ये केस है। आपने ये नहीं समझना कि 506 तक आप ये रह जा रही है। अब इसके अंदर कहता है कि ये ऑपरेशन आपके किस तरह से हैं कि द टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम ऑन द स्टैक। अच्छा इधर ना थोड़ा सा घुमाया हुआ है इसमें, मैं बता देता हूँ कैसे, कि ये स्टैक है लेकिन इसमें इससे 2 पॉइंटर्स दिए हैं मैं आपको, यानी कि वो स्टैक कह के ऑपरेशन क्यू का करवा रहा है, तो इसलिए इतनी सी चीजों के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। समझना सवाल आपसे क्या कह रहा है एग्जैक्टली, कि आपको नजर आ रहा है कि टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर्स पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड ऑन द स्टैक, जो सबसे आखिरी आइटम ऐड हुआ था एक पॉइंट उसकी तरफ कर रहा है। द बॉटम ऑफ स्टैक पॉइंट्स टू द फर्स्ट आइटम ऑन द स्टैक, सबसे पहले आइटम की तरफ भी पॉइंट कर रहे हैं। द स्टैक ग्रोज अपवर्ड व्हेन आइटम्स आर एडेड, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है जब इसमें आइटम ऐड किया जाता है। अब इसके अंदर वो कहता है हमसे कैन एरर इज जनरेटेड if an attempt is made to pop a value when a stack is empty, state the maximum number of consecutive pop operations that could be performed on the stack shown above before the error is generated। इसका मतलब ये कि वो कह रहा है कि यहाँ पर आप कितने मैक्सिमम पॉप ऑपरेशंस कर सकते हैं, कितने पॉसिबल होंगे कि जब आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दफा पॉप ऑपरेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो कहते हैं द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, pop and store data, store the value to variable data 1, pop and store the value in variable data 2, push value triple A, push value triple B, pop and discard value, pop and store value in data variable data 2। अब ये ऑपरेशन आपने करने हैं। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द स्टैक एंड द वेरिएबल्स आफ्टर द गिवन ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड। पहले इस वाले को ऊपर से कॉपी कर लेते हैं।
ट्रिपल पी, ट्रिपल एन, ट्रिपल जी। तो ये आपके पास ट्रिपल पी, ट्रिपल एन, ट्रिपल जी, उसके बाद ट्रिपल एक्स, ट्रिपल वाई, ट्रिपल डब्ल्यू, ट्रिपल एक्स, ट्रिपल वाई, ट्रिपल डब्ल्यू। ये आपके पास था। आपका टीएसपी इधर था और आपका बॉटम ऑफ स्टैक जो बीएसपी कहने से, चलो वो बीएसपी आपका इधर पड़ा हुआ था। अब वो कहता है कि आपने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहले क्या करना है? पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल वन। तो आपने अभी पॉप ऑपरेशन किया तो क्या होगा? ये डब्ल्यू, ट्रिपल डब्ल्यू जो है आपका पॉप हुआ होगा, तो ये आपके वेरिएबल डेटा वन में आ गया और आपका टीएसपी इधर आ चुका होगा। उसके बाद क्या कहता है? इसको पॉप करें और डेटा टू में डाल दें, तो ये आपके पास आ गई यहाँ पे ट्रिपल वाई। उसके बाद वो कहता है कि पुश करें ट्रिपल ए और फिर पुश करें ट्रिपल बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? ट्रिपल ए और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा ट्रिपल बी और टीएसपी अपनी पोजीशन पे वापस आ चुका होगा। उसके बाद वो कहता है कि पॉप एंड डिस्कार्ड वैल्यू, यानी कि ट्रिपल बी को आपने पॉप करना है और ये डिस्कार्ड होगी वैल्यू और टीएसपी आपका इधर आ गया। उसके बाद वो कहता है पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन डेटा वेरिएबल टू। तो उसके बाद आपका टीएसपी इधर आ चुका होगा और ये ट्रिपल ए वैल्यू आपकी डिस्कार्ड नहीं हुई, जबकि ये आपके यहाँ पर आ गई। तो आपके पास फाइनल स्टेट बनी ये। अगर हम इसके आंसर भी देखें तो आंसर में आपको ये इसका शो कराएगा कि ऊपर वाला वैल्यू 6 है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल पी, ट्रिपल एन, ट्रिपल सी, ट्रिपल एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये उससे डिलीट नहीं किए, अगेन आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप करो या ना करो इधर। मैंने कर दिया तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये आपकी वैल्यूज ट्रिपल डब्ल्यू और ट्रिपल ए इसमें स्टोर्ड हैं और टीएसपी और बीएसपी अपनी जगह पॉइंट कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई सवाल? सर वो मार्किंग स्कीम में लिखा नहीं हुआ कि 1 मार्क फॉर ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो लिखेंगे या नहीं? अ, एक मिनट, तो मेंशन है तो वैल्यूज ए इन बी। हम्म, ये तो लिखना पड़ेगा इस केस में, लेकिन बीच में से एग्जाम्प्ट किया होता है उसने अक्सर। अच्छा चलो, ये जगह मैं एक चीज़ सीख ली हमने, क्योंकि वो जो अभी मैंने आपको सवाल कराया था इससे ऊपर वाला, उसके अंदर उसने आपको इसमें माफी दी हुई है, क्योंकि उसने देखो ये हाईलाइट की। मेरे कोई इसका मार्क नहीं स्पेशली इस वालों को लिखने का, कि आप उनको उससे हाईलाइटेड छोड़ा हुआ जैसे। लेकिन चलो ठीक है, लिख लें। हम अपना वो ख़त्म कर लेते हैं। आप लिख लिया करें यहाँ पर ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, लिख लिया करें। उसके बाद वो कहता है कि द डाटा इज कॉपीड टू अ टेक्स्ट फाइल बिफोर द प्रोग्राम एंड्स, स्टेटेड एडवांटेज एंड ऑफ राइटिंग द डाटा टू फ्रॉम अ स्टैक टू द टेक्स्ट फाइल बिफोर द प्रोग्राम एंड्स। इसके अंदर आपको बेनिफिट ये होता है बिकॉज टेक्स्ट फाइल अपना डाटा रिटेन करती है और जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट किया जाता है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जाता है, तो डाटा फाइल में रिटेन रहता है, जबकि स्टैक क्लियर हो जाती है आपकी। उसके बाद ये आपके पास जो है कहते हैं ये तो मॉड्यूल प्रोसीजर राइटिंग के लिए, तो ये तो कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कहता है कि the diagram represents an abstract data type. The operation of this stack may be summarized as follows. The top of stack points to the last item added on the stack. The bottom of stack points to the first item on the stack. याद रखें ये बॉटम ऑफ स्टैक पॉइंटर आपको हर दफा स्टैक में नहीं मिलता, लेकिन इन केसेस भी यहाँ पे दे रहा है, तो इनकी फंक्शनिंग को साथ साथ समझना जरूरी है, क्योंकि वो पेपर में आपको किसी भी जगह पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर डालकर दे सकता है इस तरह से। तो उसकी फंक्शनिंग आपको सिर्फ जो गिवन है ना सिर्फ उतनी ही पूछी जाएगी, उससे एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन को इस केस में ध्यान से पढ़ना है। वो कहते हैं the stack is implemented using two variables and a 1D array of 8 elements as shown. The variables are used for referencing individual elements of the array in such a way that the array is filled from the lowest index value towards the highest. यानी 1 से शुरू हो रही है 8 की तरफ। All the elements of the array are available for the stack. Complete the diagram to represent the state of the stack as shown above.
इसको एरे में दिखाना है, यानी D2 D5 D4 D3 D1। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे D2 D5 D4 D3 D1। और ये आपका जो है कहते हैं, इधर आपके पास था उसका BSP और इधर आपका TSP था। तो इधर आपके पास वैल्यू आ गई 5 और इधर वैल्यू आपके पास आ गई 1। इसके बाद वो कहता है, अब ये सॉर्ट ऑफ वहां पे सवाल जा रहे हैं जिधर आपको सूडो कोड्स आए हैं इनके, कि वो सूडो कोड्स आपके यहाँ पे इनके कैसे सॉल्व किए जाते हैं। A function push will add a value on the stack by manipulating the array and variables in part A. Before adding a value on the stack, the algorithm checks if the space is available. ऐसा सवाल अगर आपको कभी आए, सूडो कोड्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिलेबस में पढ़ सकते हो कि उसने लिखा हुआ है कि सूडो कोड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन वो फिर भी डाल रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसके अंदर बस ये है कि वो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि टोटल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, कि function push will add a value onto the stack by manipulating the array and variables in part A. Before adding a value on the stack, the algorithms check if the space is available. Space available कैसे चेक की जाती है, जो मैंने बताया था कि जब तक TSP अपनी मैक्स इंडेक्स तक ना पहुंच जाए। मैक्स इंडेक्स इधर क्या है आपके पास 8, तो जब तक आपका TSP 8 तक नहीं पहुंच गया हुआ, वो बता देगा कि अभी स्पेस अवेलेबल है। If value is added on the stack, the function will return true, otherwise return false. ट्रू रिटर्न किया जाएगा कि अगर आपकी वैल्यू उसमें ऐड की गई है, वरना रिटर्न कर दिया जाएगा फॉल्स। द एल्गोरिथम इज एक्सप्रेस्ड इन 5 स्टेप्स, कंप्लीट द स्टेप। कि इफ डैश देन रिटर्न फॉल्स। किस केस में आपका रिटर्न किया जा रहा है फॉल्स, कि आइटम ऐड नहीं हुई। आइटम ऐड क्यों नहीं हुई होगी, क्योंकि आपके टॉप ऑफ स्टैक 8 तक पहुंच गया हुआ है। तो इफ टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 8 देन रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज डैश टॉप ऑफ स्टैक। क्या मतलब कि यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं हम, कि इससे क्या करना होगा, इंक्रीमेंट होना होगा। तो इधर आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे इंक्रीमेंट। अभी ये फुल साइज ऑफ सूडो कोड नहीं है, सॉर्ट ऑफ एक आपके स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, लेकिन एक सूडो कोड वाला सवाल भी अभी आगे आएगा। इसके बाद वो कहता है कि यूज टॉप ऑफ स्टैक एज अ डैश टू द एरे। क्या चीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एज एन इंडेक्स टू द एरे। सेट द एलिमेंट एट दिस डैश टू डैश बीइंग एडेड एट दिस इंडेक्स टू द डेटा वैल्यू बीइंग एडेड। रिटर्न क्या करना था, रिटर्न रिटर्न करना था ट्रू। ये फुल सूडो कोड नहीं है, फुल सूडो कोड भी अभी इसमें एक था, वो देखते हैं उसको भी जब वो आता है। ये सॉर्ट ऑफ जो है आप यहाँ पे स्टेप्स के अंदर इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे थे। इस पे किसी का कोई सवाल? सर ये जो सेट द एलिमेंट एट दिस इंडेक्स टू द डेटा वैल्यू, इसका क्या मतलब है? बेसिकली मतलब ये कि सेट, ये बेसिकली इस तरह से होता है कि ये टीएसपी जो है ये इंक्रीमेंट हुआ, और फिर अब ये जिस इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, उस इंडेक्स को असाइन किया जाता है टू दी वैल्यू। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी एरे का नाम है स्टैक एरे, ठीक है। स्टैक एरे की इंडेक्स के ऊपर क्या इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे टीएसपी डाला जाता है उसकी इंडेक्स के तौर पे, और इसको डाटा वैल्यू साइन कर दी जाती है, जो डाटा वैल्यू आपने यहाँ पे स्टोर करनी होती। तो इसका मतलब ये कि सेट द वैल्यू एट दिस इंडेक्स टू द डाटा वैल्यू बीइंग एडेड। सही है। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा जरा समझने की ट्रिकी सवाल उसने दिया हुआ है आपके इसके अंदर, टॉपिक के अंदर, कि एक मिनट, हाँ, वो यहाँ पे कहता है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लिंक्ड लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, या एडीटी कह लें। ptr1 is the start pointer, ptr2 is the free list pointer. Labels D40, D32, D11, D100 represents the data items of nodes in the list.
बेसिकली ये जो नजर आ रही है ये आपकी लिस्ट है, यानी कि ptr1 is the start pointer and ptr2 is the free list pointer, और ये तमाम डेटा आइटम्स उसमें ऐड हुए हैं। f1 f2 f3 f4 represents the data items of node in the free list, कि ये फ्री लिस्ट है आपकी। द सिंबल 5 represents a null pointer, कि ये 5 बता रहा है कि यहाँ पर आपका पॉइंट लिस्ट खत्म हो गई है। The linked list is implemented using two variables and two 1D arrays as shown. इसका मतलब ये कि दूसरे पेज पे भी खोल लेते हैं। Yep. और वो यहाँ पे कहता है आई होप आप लोगों को ये भी रीडेबल होगा। यस सर। अच्छा, तो वो कहते हैं कि a pointer variable and the elements of the pointer array store the indices, the index numbers of the elements in the data array. Complete the diagram to show how the linked list as shown above may be represented using the variables and arrays. इन तो arrays को, इन variables को और इनको आपने यहाँ पर अपडेट करना है और उस टेबल को फिल करना है। ये दिखा रहा है हमें, क्या आप बता रहे हैं कि the free list pointer points towards the fifth index. फ्री लिस्ट पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा है? आपकी फ्री लिस्ट अभी पॉइंट करी टुवर्ड्स द फिफ्थ इंडेक्स, तो ये आपकी फिफ्थ इंडेक्स हुई क्योंकि ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो इस पे क्या पड़ा हुआ है? F1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लाकर आप F1 स्टोर कर दोगे सबसे पहले। एंड F1 किसी तरफ पॉइंट कर रहा है? F2 की तरफ। F2 किसके ऊपर पड़ा हुआ है? 6 पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा क्योंकि F1 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स F2 व्हिच इज एट 6th इंडेक्स। उसके बाद F2 किधर पॉइंट कर रहा है? आपका 7 की तरफ। 7 पे क्या मतलब ये कि F2 किसी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये 7 हुई यानी F3। अभी तक हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं वापस ऊपर। इससे बताया कि फर्स्ट इंडेक्स इज D32, यानी कि एंड इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेकंड इंडेक्स। D32 आपकी फर्स्ट इंडेक्स है खुद से, और ये सेकंड की तरफ पॉइंट कर रही है, सेकंड की तरफ ये वाली पॉइंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये क्या हुई यहाँ पर? D11 एंड D जो सेकंड इंडेक्स है वो पॉइंट करिए टुवर्ड्स द थर्ड इंडेक्स, और यहाँ पे किसी तरफ पॉइंट करिए ये आपकी D100 की तरफ। तो थर्ड पे आपका पड़ा हुआ है D100 एंड D100 पॉइंट करे 5 की तरफ। एंड उसके बाद ये कहते हैं कि फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास पड़ा हुआ है D40 जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट इंडेक्स की तरफ, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बात आखिरी रह जाती है कि F3 किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? F3 पॉइंट्स टुवर्ड्स F4, तो ये पॉइंट कर रहा होगा F4 की तरफ। आपके पास खाली एक ही इंडेक्स बची है 8, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर F4 है, ये पॉइंट कर रहा है 8 की तरफ, और यहाँ पर भी ये 5 नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। एंड आपका ये टेबल फिल हो गया। किसी का कोई सवाल इसके अंदर? क्लियर है सबको ये? अगर किसी को नहीं है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। चलो, उसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर वो कहता है द ओरिजिनल लिंक्ड लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड। ओरिजिनल लिंक्ड लिस्ट जो थी उसको अब मॉडिफाई किया जा रहा है किस तरह से कि a new node D6 is inserted between D32 and D11। D32 और D11 के दरमियान में D6 आपने डालना है। The algorithm required is expressed in 4 steps as shown। Complete the steps। अब अपनी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि इस पे D6 कैसे डाला जाएगा। D6 वैसे कैसे डाला जाएगा? दोबारा देखो, जो D6 वैल्यू है दैट इज असाइंड टू दिस, यानी कि F1 को असाइन की जाएगी। D32 का पॉइंटर अपडेट किया जाता है टू पॉइंट टूवर्ड्स F1। F1 का पॉइंटर अपडेट किया जाता है टू पॉइंट टू D11, और उसके बाद आपका PTR2 जो है अपडेट किया जाता है टू पॉइंट टूवर्ड्स F2। तो सिंपली यहाँ पर भी आ जाएगा कि असाइन दी डेटा आइटम, सॉरी D6 था ये, कि असाइन दी डेटा आइटम D6 टू किसको असाइन किया जा रहा है? F1 को। सेट द डैश ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू डैश। सेट द पॉइंटर पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू, किसी तरह पॉइंट कर रहा होगा ये? D32 का F1 की तरफ। नहीं,
अच्छा वो दिस नोड, सॉरी सॉरी, यानी कि इस नोड का पॉइंटर किस तरफ अपडेट किया जाएगा, D11 की तरफ पॉइंट किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं सेट पॉइंट ptr2 टू पॉइंट 2, ptr2 किसकी तरफ पॉइंट करेगा, F2 की तरफ। एंड उसके बाद सेट द पॉइंटर ऑफ डैश टू पॉइंट टू डैश, यानी कि D32 का पॉइंटर अब किसकी तरफ पॉइंट करेगा, D6 की तरफ। D32 का पॉइंटर अपडेट किया जाएगा D6 की तरफ, और ये आपका लिस्ट का हिस्सा बन गया। इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम पहले समझते हैं कि वैसे कैसे इस पे डाटा आइटम ऐड किया जाएगा। देखो, अगर हमने इस पे D6 ऐड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द फ्री लिस्ट को D6 असाइन किया जाएगा। उसके बाद D6 को पॉइंट कराया जाएगा टूवर्ड्स D11, और फिर D32 का पॉइंटर चेंज किया जाएगा टू पॉइंट्स टूवर्ड्स D6, एंड PTR2 को चेंज कर दिया जाएगा टू पॉइंट टूवर्ड्स F2। उसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी कि असाइन द डाटा आइटम D6 टू F1, यानी कि F1 को मैंने असाइन किया D6। उसके बाद पॉइंटर ऑफ दिस नोड, यानी कि ये जो पॉइंटर था इसको अपडेट किया टू पॉइंट टूवर्ड्स D11। पॉइंटर 2 को अपडेट किया ताकि पॉइंट करे टूवर्ड्स F2, और उसके बाद पॉइंटर ऑफ D32 को अपडेट किया टू पॉइंट टूवर्ड्स D6। आप समझ आया? अच्छा, और किसी का कोई सवाल? ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है, ये क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, तो मैंने शायद टॉपिक उस पुराने वाले खोल लिए हैं, इसके अंदर लेटेस्ट वाला सवाल नहीं है। यप, ये ठीक है, इस पे आंसर्स भी खोल लें। अच्छा, जो एक्चुअल काम था वो हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 12, तो सिंपल वही चीज़ आ रही है। आप चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बता दिया था अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था। 11 12 अपने हिसाब से आप देख सकते हो। यप, ये वो सूडो कोड वाला सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहे हैं प्रोग्राम इज यूज्ड टू uses a stack to hold up to 60 न्यूमेरिक वैल्यूज। एक स्टैक है आपकी जो कि 60 न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी होल्ड कर सकती है, और कैसे द array is declared, the stack is implemented using two integer variables and a 1D array। एक 1D array है और दो integer variables है। आपके स्टैक डिक्लेयर किया गया, the stack of real values। The stack operates as follows: global variable sps stack acts as a stack pointer that points to the next available stack location। The value of sp represents the stack index। Global variable onStack represents the number of values currently in the stack. The stack grows upwards from array element index 1। Gives the initial values that should be assigned to the two variables sp। जैसे खुद ही बता दिया कि 1 से शुरू होनी है, तो यहाँ पे sp की वैल्यू 1 है, जबकि onStack की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या कि explain why it is not necessary to initialize the array elements before stack is used। array elements को initialize क्यों नहीं किया जाता? initialize इसलिए नहीं किया जाता because जो आपकी इनिशियलाइज वैल्यूज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल कि आप एरे को इनिशियली सारा कुछ 0 पे सेट कर दें, ये सूडो कोड्स में तो आप नहीं करते हो इस तरह से, लेकिन जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप कोई एरे
इनिशिएट करते हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू सेट की जाती हैं। तो क्यों नहीं इधर करने की जरूरत होती, उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि आपके unused elements cannot be accessed push operation overwrites any existing data, क्योंकि एग्जिस्टिंग डाटा कोई होगा भी उधर तो ऑटोमेटिकली वो ओवरराइट हो जाना होता है और सिर्फ पॉइंटर के अकॉर्डिंग ही डाटा स्टोर होना है उसमें। तो और अनयूज्ड एलिमेंट्स को आप वैसे भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, टीएसपी के कंट्रोल में आप क्योंकि, तो उस वजह से आप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे इनिशियलाइज करें या ना करें। उसके बाद वो कहता है कि द फंक्शन टू add a value to this stack is expressed in pseudocodes as shown. The function will return a value to indicate whether the operation was successful or not. Complete the pseudocode by filling the gaps. अब ये pseudocode आपका किस तरह से सॉल्व होगा, इसके अंदर सबसे पहले से फंक्शन बताया हुआ है पुश दिस वैल्यू वो वैल्यू है जो कि ऐड होनी है, रियल है और ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। डिक्लेयर किया गया है रिटर्न वैल्यू बूलियन वेरिएबल आपके साथ सेट करके। आपको ही कहता है कि इफ डैश देन रिटर्न, कंडीशन क्या बताई हुई है, स्टैक इज ऑलरेडी फुल। तो स्टैक फुल आपका किस से रिप्रेजेंट होगा कि जब आपका ये ऑन स्टैक वेरिएबल 60 तक पहुंच गया होगा, अभी 0 था ना, जब 60 तक पहुंच गया होगा तो इसका मतलब ये कि आपकी सारी वैल्यूज फुल हो गई। कि जब आपका या तो ऑन स्टैक इक्वल टू 60 है या फिर जब आपका स्टैक पॉइंटर 60 तक पहुंच गया हुआ है, तो इसका मतलब भी ये है कि आपका क्या कहते हैं वो फुल हो गई भी है। यानी कि ऑन स्टैक जब आपका 60 है तो आपको रिटर्न क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है कि आइटम ऐड नहीं हो सकता, एंड इफ। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं क्या करना है आपने, आपने यहाँ पर दिस वैल्यू किसको साइन करनी होती है, जो मैंने ऊपर करके दिखाया था, एरे थी आपकी दिस टैग, इसके इंडेक्स के तौर पे आप अपना स्टैक पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे होते हो, उसको असाइन की दिस वैल्यू, उसके बाद एसपी को इंक्रीमेंट कर दिया, ऑन स्टैक आपका इंक्रीमेंट हुआ, रिटर्न हो गया ट्रू और आपका फंक्शन एंड हो गया। इस तरह से जो है इसका सूडो कोड लिखा जाता है। इस सूडो कोड में किसी का कोई सवाल हो? सर रिपीट कर दें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले उसने कहा था कि आप यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करें। देखिए क्या कंडीशन होगी कि फॉल्स रिटर्न हो कि स्टैक आपका फुल है। स्टैक फुल कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है आपका कि जो ऑन स्टैक वेरिएबल है वो 60 तक पहुंच गया हो, क्योंकि ऑन स्टैक रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज करंटली ऑन स्टैक। जब 60 तक पहुंच जाएगी तो आपकी स्टैक फुल है, तो उसमें डाटा आइटम अब नहीं डाला जा सकता। उसके बाद आप दिस स्टैक एरे को स्टैक पॉइंटर को एज ए इंडेक्स उसकी यूज करते हुए उसको वैल्यू साइन कर दोगे, क्योंकि जिधर स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपकी अगर एरे थी इस तरह से, इसमें पहले कुछ डाटा पड़ा हुआ था और स्टैक पॉइंटर आपका इधर है, तो इधर आप दिस वैल्यू की जो भी वैल्यू थी वो डालोगे और फिर इसको इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1 कि वो नेक्स्ट उसकी तरफ चला जाए। तो इधर आपने एज एन इंडेक्स एसपी को इस्तेमाल किया और उसके बाद एसपी को इंक्रीमेंट किया और ऑन स्टैक को इंक्रीमेंट करके आपने रिटर्न कर दिया ट्रू के डाटा आइटम आपका ऐड हो गया है। ठीक है, क्लियर है। और किसी का भी सवाल? अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टैक यूज्ड। ये आपके लेटेस्ट पेपर में से ये क्वेश्चन एड्रेस कर लेना चाहिए, जो कि एक्चुअली सूडो कोड में से भी आया हुआ है और थोड़ा सा ट्रिकी भी दिया हुआ है। अब इसके अंदर उसने क्या किया है, इससे डायरेक्टली यहाँ पर ना सूडो कोड्स को जोड़ा है उससे आपके कॉन्सेप्ट के साथ, जो ट्रेस टेबल्स का कॉन्सेप्ट जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो जो है हम इधर दोबारा डिस्कस कर रहे थे। अब ये ट्रेस टेबल इस टॉपिक से देना इज नॉट अ फेयर गेम, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। अब वो कहता है टू एरेज डेटा एंड पॉइंटर आर एक्सेस्ड बाय द प्रोसीजर प्लेस। प्रोसीजर प्लेस जो है वो इन दो एरेज को एक्सेस कर सकता है। डेटा एंड पॉइंटर आर बोथ ग्लोबल एरेज ऑफ टाइप इंटीजर, द कंटेंट ऑफ दीज टू एरेज आर शोन। ये दोनों कंटेंट है उसका, डेटा का और आपके पास पॉइंटर का, दोनों की इंडेक्सेस नजर आ रही है और उनके अंदर मौजूद डेटा भी शो हो रहा है आपको। अब वो यहाँ पे कहता है कि हाँ
वो कहते हैं स्टडी दिस सूडो कोड। ये स्टडी आपको सूडो कोड अगर आप करोगे तो आपके सर के ऊपर से गुजरेगा अभी, ये आपके सिलेबस का अभी हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर गौर करने की, अपने आप को टेंशन देने की जरूरत नहीं कि क्या लिखा है, कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। आपने क्या काम करना है, आपने सिंपली जो है ये ट्रेस टेबल कंप्लीट करना है। जब उस इट इज कॉल्ड बाय द स्टेटमेंट प्लेस 104328 1043 के साथ कॉल किया गया है आपके। उसके अलावा दो पैरामीटर्स आपको स्टार्ट का दिया गया और अनयूज्ड का दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैल्यू आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं, तीन वेरिएबल इसमें नजर आ रहे हैं, वैल्यू, स्टार्ट और अनयूज्ड। तो वैल्यू की क्या आ गया आपके पास 1043, स्टार्ट के अंदर आपके पास आ गया 2, यहाँ पर आ गया आपके पास 8। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लेयर न्यू करंट लास्ट इंटीजर। तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, न्यू करंट लास्ट सारे इंटीजर्स हैं। कांस्टेंट नल पॉइंटर सेट हुआ है -1 के ऊपर, यानी कि वो -1 ही रहेगा। न्यू को साइन कर दिया गया अनयूज्ड की वैल्यू, अनयूज्ड पे 8 था तो न्यू के ऊपर क्या आ गया आपके पास 8। लास्ट के ऊपर आपके पास क्या आ गया, लास्ट के ऊपर आ गया नल पॉइंटर जिसकी वैल्यू अभी -1 है, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट पे आ गया -1। उसके बाद वो कहता है कि करंट की वैल्यू क्या कर दी गई स्टार्ट, करंट पे स्टार्ट आपके पास क्या आया था 2, तो इसको साइन हो गया 2। आपने अगर ये चीज करना सीखनी है तो या वो ट्रेस टेबल वाला लेक्चर देखा जिसके अंदर मैंने अभी जो पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था ट्रेस टेबल, उसी तरह से इसको करना है। और ये एक और क्वेश्चन आप समझ जिसकी मिसाल है, इस पे इसके सूडो कोड के अंदर नहीं पढ़ना कि सूडो कोड स्टैक्स को किस तरह से कंट्रोल करता है, क्यूज को लिंक लिस्ट को किस तरह से कर रहा है, वो ताल्लुक ही नहीं है कोई आपका उससे। उसके बाद आपने इसको आपने जाते हैं व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर एंड डेटा जिसके अंदर करंट एज एन इंडेक्स इस्तेमाल किया इज लेस देन वैल्यू। अब ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी हो गया है। वो क्या कहता है कि लास्ट को साइन करें करंट, लास्ट को साइन करना है करंट, तो अभी लास्ट की वैल्यू -1 है, करंट के अंदर क्या 2, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं करंट को पॉइंट करे पॉइंटर करंट, यानी कि पॉइंटर आपका जो पॉइंट कर रहा है उसको आप इंक्रीमेंट करें। इस चीज को आपने इंक्रीमेंट करना है किस तरह से कि जो आपकी पॉइंटर अरे है करंट की क्या वैल्यू है आपके पास 2, पॉइंटर पे जाएंगे 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 3, ये वैल्यू आपने साइन कर देनी है किसको, करंट को साइन कर देनी है। तो करंट पहुंच गया आपका 3 के ऊपर। जब तक कि आपका करंट नल पॉइंटर के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक वो सॉरी अनइक्वल है, जब वो इक्वल हो जाएंगे तो आपने रुक जाना है। उसके बाद क्या होगा कि ये लूप दोबारा चलेगा। उसके बाद करंट की वैल्यू फिर से साइन की जाएगी लास्ट को, 3 इधर आ गया आपके पास। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर पॉइंटर 3 इस्तेमाल किया जाएगा, इधर आपके पास पड़ा हुआ है 1, तो ये आप इसको असाइन कर देंगे। उसके बाद फिर ये वैल्यू जो है आपकी साइन होगी किसको, ये वैल्यू साइन होगी आपकी लास्ट को, इस वाले लूप के हिसाब से ये फिर लास्ट को जा रही है, तो यहाँ आकर फिर से लास्ट को साइन हो गई। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इसकी इंडेक्स पे क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर 7, तो इसको यहाँ पर आपके पास करंट में आ जाएगा 7। उसके बाद 7 इसके पास फिर से आएगा, 7 के यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 7 पड़ा हुआ है आपके पास 4, तो यहाँ पर आकर आपके पास स्टोर हो गया 4। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे कंडीशन आपके पास ये लगी हुई है कि करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। नल पॉइंटर आपका क्या है, नल पॉइंटर इज -1, तो करंट तो भी आपका -1 के इक्वल नहीं हुआ। एंड डेटा करंट इज लेस देन वैल्यू, आपकी वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1043, डेटा करंट के अंदर क्या पड़ा होगा, इसको इसके रेफरेंस के हिसाब से भी चेक करना था, मैं वैसे ही चलाई जा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप चेक करें तो करंट आपका क्या वैल्यू है 4, 4 के ऊपर जाएंगे तो 1058 आपके पास आ गया, तो 1058 की जो 1058 है यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास है 1043। अब ये कंडीशन जो है यहाँ पे आके फॉल्स हो गई भी है, तो ये लूप आपका रुक जाएगा। सर जी सर 1056 है शायद। जी 1056 सॉरी, लेकिन फिर भी खैर वो छोटा तो फिर भी इसमें तो उसकी वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई। हर दफा साथ साथ कंडीशन भी चेक करनी थी जो कि मैं मिस कर रहा था यहाँ पर, कि ये लूप टर्मिनेशन की कंडीशन भी चेक करनी थी। उसके बाद ये वाला जो काम हो रहा है ये एरेज के साथ काम हो रहा है, इसमें से इसका ट्रेस टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेस टेबल वाला काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहता है कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द कंटेंट ऑफ द ग्लोबल एरेज डेटा एंड पॉइंटर
after the procedure place has run to complete when called as shown in diagram part A1। यानी कि ये डायग्राम जब था आपका पार्ट A1 के ऊपर, ये जब आपके इस कॉल के साथ कंप्लीट कर गया, तो अब इसकी आपने करंट पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है। देखिए जो आपके तमाम पॉइंटर्स हैं, इनिशियली यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर क्या करना था कि पहले आपके पास यहाँ पे पॉइंटर्स थे 7, 3, उसके बाद था 1, उसके बाद है 6, उसके बाद -1, उसके बाद 5 है, उसके बाद आपके पास 4 है, उसके बाद आपके पास 9 है, उसके बाद आपके पास 10 है और उसके बाद -1 पड़ा हुआ। एंड यहाँ पर आपके पास पड़े में 3 जीरोस। ये तो इसकी इनिशियल स्टेट है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये कॉल किया, उसके बाद इसके पॉइंटर्स अपडेट करने थे 1043 को, यानी कि आपने ऐड करना था 1043 को इन सीक्वेंस ऐड करना है कि क्योंकि ये ऑर्डर के अंदर ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्लेस जो है ये सर्चिंग कर रहा था, ये बेसिकली उसको सीक्वेंस में ऐड करना था, जिस वजह से ये आपके पास लगी हुई थी लिमिट। यानी कि 1010 और 1056 के दरमियान में ये डाटा वैल्यू ऐड होनी है। यानी कि इसका जो पॉइंटर है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है आपका, ये आपका पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 1। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यानी कि वो आपके 1058 से पहले, और बाकी कौन सी इससे छोटी वैल्यू कौन सी है 1043 से, 1034, यानी कि 1034 और 1058 के दरमियान में ऐड होना ना आपका 1043, इनके दरमियान में ऐड होगा। तो हमने इनके दरमियान में इसको फिट करने के लिए अब आपने यहाँ पे इसको चेक करना, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 1058 आपकी पड़ा हुआ है 4th इंडेक्स के ऊपर, जबकि 1034 आपकी पड़ा हुआ है 7th इंडेक्स के ऊपर। तो 1034 का पॉइंटर किधर अपडेट किया जाएगा, अब ये आपका पॉइंट करेगा टुवर्ड्स दी नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस। नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस कौन सी है आपके पास, 8 की स्पेस अवेलेबल है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे 8 की तरफ ताकि ये इधर पॉइंट करे, इधर 1043 स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब 1043 ने किधर पॉइंट करना होगा, टुवर्ड्स दिस 105856 की तरफ, तो इसका पॉइंटर अपडेट होगा टुवर्ड्स 4। ठीक है, इसका पॉइंटर अपडेट होगा टुवर्ड्स 4, तो इधर चेंज कर लेते हैं कि इधर आपके पास आ जाएगा सबसे पहले 1043। 1043 की वजह से यहाँ पर 1034 का पॉइंटर चेंज हुआ था टुवर्ड्स 8, और इसका अपना पॉइंटर चेंज हुआ था टुवर्ड्स 4। और उसके बाद आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया बस, कि आपने यहाँ पर बेसिकली उसी लिंक लिस्ट फॉर्मूले की तरह जैसे से हम पीछे फिट कर रहे थे कि आपने देखिए कि इसकी एग्जैक्ट इंसर्शन पोजीशन क्या है, और उसके बाद हमने इसके पॉइंटर्स को अपडेट किया। ये वाला पार्ट क्लियर है, या पे ये एक दफा दोबारा समझा दूं? सर एक दफा दोबारा समझा दी। जी, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये सारा जो मैंने इसमें लिख दिया ना तरह, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, कि आपने इसमें डाटा इंसर्ट करना है इनटू द करेक्ट पोजीशन। इसकी इनिशियल स्टेट की तरफ वापस इसको लेकर आते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 था और यहाँ पर 9 था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि बेसिकली आपने 1043 को इंसर्ट करना है, 1043 को आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है इन दी अनयूज्ड एरे एलिमेंट 8। ठीक है, अनयूज्ड एरे एलिमेंट 8 के ऊपर इंसर्ट करना है। तो क्या किया जाएगा उसके लिए, वैसे भी आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं कि सूडो कोड में क्या बात हो रही है। सूडो कोड में बस ये बात हो रही है कि 1043 को इंसर्ट करना है। तो 1043 को सीक्वेंस में इंसर्ट करने के लिए आप अगर इधर वैल्यूज देखो तो आपको नजर आएगा कि 1043 से छोटी कौन सी है, 1034, एंड उसके बाद ये किधर पॉइंट कर रही है 1034, 1034 4 की तरफ पॉइंट कर रही है जिधर पड़ा हुआ है 1058, 1056। अब आपको पता है कि जैसे से हमने पहले लिंक लिस्ट पर काम किया था कि फ्री लिस्ट के ऊपर डाला गया 1043 को, इसको ये इधर पॉइंट करेगा और ये वाला इसकी तरफ पॉइंट करेगा।
अब ये चीज जो है अपने यहाँ पर टेबल में इंप्लीमेंट करनी है। टेबल में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इधर फ्री लिस्ट के ऊपर नेक्स्ट अवेलेबल फ्री लिस्ट विच इज फ्री लिस्ट 8, इसके ऊपर 1043 स्टोर कर लेंगे। 1043 यहाँ पे स्टोर हो गया। इधर भी मैं कर देता हूँ ताकि मैं इधर एक्सप्लेन कर सकूँ। 1043, उसके बाद 1034 किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, पहले 10344 की तरफ पॉइंट कर रहा था, इसको अपडेट कराएंगे टूवर्ड्स ताकि पॉइंट करे टूवर्ड्स 8, इसको 8 की तरफ पॉइंट करा दिया। अब ये वाला जो काम था ना ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद अब इसको इसकी तरफ पॉइंट कराना है, तो 1043 किसकी तरफ पॉइंट करेगा, 1056 की तरफ। इसकी इंडेक्स क्या है 4, तो इसकी इंडेक्स चेंज करके कर देंगे 4। तो आपके पास ये अपडेट होगा इस तरह से कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? जी सर। किसी का कोई सवाल इसमें? उससे ये सवाल थोड़ा सा उलझाया हुआ ये सूडो कोड बीच में डाल के, वरना ये वही काम हो रहा है जो कि आपके बाकी लिंक लिस्ट में हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि the operation carries out procedure carried out with the procedure placed together with the arrays form part of the implementation of an abstract data type. Identify the abstract data type and operations carried out by the procedure place. बेसिकली कौन सी abstract data type है और उसके अंदर कौन सा प्रोसीजर इंप्लीमेंट हो रहा है। बेसिकली ये आपकी एक लिंक लिस्ट है, इट इज अ लिंक लिस्ट प्रोसीजर प्लेस, जो है वो क्या कर रहा है कि इट्स इंसर्ट्स अ नोड इनटू द लिंक लिस्ट। ये डाटा इंसर्ट कर रहा है, डाटा को ऐड कर रहा है, उसके लिए जो है ये प्रोसीजर प्लेस इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी का और कोई सवाल हो तो वो मुझे बता दे। कोई सवाल नहीं है? अच्छा तो सर जी जी। जो सूडो कोड वाला एडीटी के साथ देता है वो, ये क्या एक ही क्वेश्चन होगा पूरे पेपर में या मतलब स्टार्टेड होता है? नहीं ये एक ही सवाल आ सकता है और इसकी चांसेस भी बहुत होने के वो एडीटी का खुद भी सवाल एक ही होता है, वो अक्सर जो है वो एक ही जगह पूछेगा, वो ऐसा नहीं होगा स्कैटर्ड आएगा आपको। ना ही इसका सूडो कोड आपको एक मेन सूडो कोड वाले सवाल में आ सकता है, ये आपको फिर वो एडीटी के साथ ही देता है। और सूडो कोड लिखने को ऐसे नहीं आता, या तो फिल इन द ब्लैंक्स की जरूरत में आता है या फिर सर ट्रेस रिकॉर्ड की जरूरत में आता है। एंड टू एंड सूडो कोड आपसे नहीं लिखवाया जाएगा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अच्छा तो इसके साथ जो है कहते हैं बेसिक एडिटीज की जो